हेलो एवरीवन, ये आप लोग की इंग्लिश के लिए गाइडेंस वीडियो होने वाली है। तो चलिए हम देखते हैं कि आपका रीडिंग सेक्शन एंड राइटिंग सेक्शन आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, प्लस पेपर हैंडलिंग पैटर्न क्या होने वाला है। इसमें हम दो सेक्शंस की बात करेंगे वीडियो पे। तो सबसे पहले आप देखिएगा पैसेज कैसे हैंडल करते हैं। पैसेज का मेरा पर्सनल ये आपके लिए गाइडेंस रहेगा कि पैसेज को हमेशा हमको दो ट्राई देनी चाहिए। क्या होता है ना, हम पैसेज को समझने में थोड़ा लेट भी हो जाते हैं, प्लस क्या होता है पैसेज आपके लिए फर्स्ट टाइम देखा हो रहता है तो थोड़ा टफ भी रहता है। तो क्या करना है आपको, सबसे इजी ट्रिक है, सबसे इजी मेथड है कि आप क्या करोगे, रीडिंग टाइम जो होती है आपकी 15 मिनट्स की जो आपको दी जाएगी, रीडिंग टाइम में आपको क्या करना है, पूरे पैसेज को सिर्फ पढ़ना है। सिर्फ पढ़ना है मीन्स कुछ चीज़ लर्न नहीं करनी है, कुछ चीज़ मार्क नहीं करना है, सिर्फ पढ़ना है आपको। और उसमें दोनों पैसेज को आपको पढ़ना है रीडिंग टाइम पे। इन केस रीडिंग टाइम और एक्स्ट्रा बच रहा है दोनों पैसेज पढ़ने के बाद, तो आप क्या करोगे, राइटिंग सेक्शन जो होता है उसके जो चॉइसेस होते हैं उसमें आप थोड़ा सा पहले से गेन कर लीजिए कि कौन सा आपको अटेम्प्ट करना है। अब हम देखते हैं रीडिंग सेक्शन का ना, सबसे पहले जैसे कि आपने यूटिलाइज कर लिया रीडिंग टाइम को। रीडिंग टाइम को यूटिलाइज करने के बाद जैसे ही आपने ना दोनों पैसेज को फुली रीड कर लिया, अब आपका मेन जो होता है ना पेपर का टाइम वो स्टार्ट हो रहा है। तो अब आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को पढ़ना है। क्योंकि अब पेपर अब स्टार्ट हो चुका है तो क्वेश्चंस को सबको पढ़िए, लेकिन क्वेश्चन को अब पढ़ना है अपन को डिटेल में। डिटेल में इन द सेंस क्या होता है, अब आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं ऐसा नहीं, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या पूछना चाह रहे हैं। अब क्योंकि आप पैसेज ऑलरेडी पढ़ चुके थे, प्लस उसको पढ़ने के लिए अलग से आपको ना कुछ एक्स्ट्रा टाइम भी आपको वेट करना नहीं पड़ रहा है, तो आप क्या करोगे, जैसे ही आप ना पढ़ चुके रहोगे आपको कुछ आंसर्स तो मिल ही जाएंगे पहले ही। अगर कुछ आंसर्स नहीं मिलते हैं कोई चिंता की बात नहीं, हम सेकेंड ट्राई की भी बात करेंगे, पैसेज को सेकेंड ट्राई कर देना है। अभी सिर्फ फर्स्ट ट्राई की बात करते हैं। तो जैसे कि मान लेते हैं आपको 9 या 10 क्वेश्चन दिए हैं फर्स्ट वाले पैसेज पे, मोस्टली 9 आने वाले हैं, जैसा कि हमने सैम्पल वर्क में देखा है कि एक क्वेश्चन कोई सा होगा जो 2 मार्क्स का होगा, ऐसा होगा। तो हम लोग को उस हिसाब से टाइम को मैनेज करके चलना पड़ेगा। अब हम लोग देखते हैं कि जैसे कि 5 क्वेश्चन आपको नहीं बन रहे हैं, 4 क्वेश्चन आपको बन रहे हैं। आप 4 क्वेश्चन को बना लीजिए आराम से। और ऐसा भी हो सकता है कि 40 वर्ड्स में आपको आंसर लिखने बोले, लेकिन जब तक स्पेसिफाई नहीं कर रहे क्वेश्चन की राइट इन 40 वर्ड्स, तब तक आप 40 वर्ड्स में नहीं लिखेंगे, तब तक सिर्फ 2 लाइन्स तक ही आंसर आपको लिखना है। इन केस क्वेश्चन खुद ही स्पेसिफाई कर रहा है कि राइट इन 40 वर्ड्स, तो ही आपको 40 वर्ड्स में लिखना होगा। अदरवाइज अगर एक 1 वर्ड क्वेश्चन है तो 1 वर्ड में आंसर लिखिए, या एमसीक्यू क्वेश्चन है तो आप उसका चॉइस लिख दीजिए, और चॉइस का जो ऑप्शन था वो फुल आपको मेंशन करना है, जो भी आंसर रहेगा आपका। तो जैसे कि मान लेते आपको सेकंड क्वेश्चन नहीं बन रहा है जो कि एक एमसीक्यू था, तो आप एक लाइन छोड़ दीजिए, अभी नहीं बन रहा है, क्योंकि मैं बोली सेकंड ट्राई में अभी एक और ट्राई हम लोग देंगे रीडिंग सेक्शन को। फर्स्ट ट्राई में जो जो आपसे बन रहा है सिर्फ आप वही करेंगे, आप एक्स्ट्रा टाइम उसको नहीं देंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या रहता है, जैसे कि ना रीड दी पैसेज साइलेंटली, यहाँ लिखा हुआ है सबसे पहले आपको ना पैसेज को पढ़ना है अच्छे से। पैसेज ना क्या बारे में बोलना चाह रहे हैं, क्या थीम है उसका, ये मोस्टली आपको ना सेकंड जो पैरा होती है आपकी, थर्ड पैरा, मोस्टली यहीं कहीं दिया रहता है। हो सकता है फर्स्ट पैरा में आपको समझ ही ना आए कि किस थीम पे बात हो रही है, तो आप सेकंड या थर्ड पैरा को देखिएगा, हमेशा उस पर थीम में बात हो रही होगी। और एक काम करिएगा, जो रीडिंग सेक्शन का लास्ट पैरा होगा आपका, पैसेज का जो लास्ट पैरा होगा, उसमें हो सकता है कि कंक्लूजन दिया रहे, उस पूरे पैसेज का कंक्लूजन भी दिया हो सकता है आपके लास्ट पैरा में, तो आप उसको ध्यान से पढ़िएगा। प्लस आपका सेकंड और थर्ड जो पैरा होती है उसको अच्छे से पढ़िएगा, उसमें ही मोस्टली कंटेंट पाया जाता है। अब इसमें देखिएगा, ऑर्गेनाइज योर अंडरस्टैंडिंग बाय गेटिंग होल्ड ऑफ द थीम, जैसा मैंने बोला सेकेंड और थर्ड पैराग्राफ मोस्टली इसमें थीम दिया ही रहेगा आपका। अवॉइड डिस्ट्रैक्टर्स, एग्जांपल्स और इलस्ट्रेशंस, मतलब कि आपको क्या करना है, जैसे कि बोला गया कुछ पैसेज आप पढ़ रहे हैं उसमें लिखा है फॉर एग्जाम्पल दिस दिस दिस, या लिखा हुआ है कि ना कुछ भी डिस्ट्रैक्टर्स, मतलब कि मान लेते हैं आपको उस थीम से थोड़ा दूर ले जाके कुछ एग्जाम्पल के वे में बताया जा रहा है कुछ चीज़, वो आपको सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करने के लिए दिया गया है, वो मेन थीम नहीं है क्वेश्चन का, पैसेज का वो मेन थीम नहीं है, तो आपको क्या करना है, उसको अवॉइड करना है, हमेशा उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। अब आप देखिएगा स्पॉट द कीवर्ड्स ऑफ द क्वेश्चंस। क्या होता है ना, हम लोग अभी तक क्वेश्चन पढ़े नहीं रीडिंग टाइम में, और मैंने बोला जैसे ही पेपर स्टार्ट हुआ तब आप क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, तब आपका ये काम आएगा कि कीवर्ड्स जो रहते हैं आपके क्वेश्चन की वो पैसेज में आपको मिल रहे होंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि एक बार आपकी रीडिंग हो चुकी थी। उसके बाद आप देखिएगा ट्रिगर वर्ड्स लाइक बट और हाउएवर आर यूज्ड ओनली टू कंफ्यूज, मतलब क्या होता है ना, जो बट हाउएवर दिस ऐसा लिखा होगा, सेम वो चीज़ भी डिस्ट्रैक्शन के लिए लिखी गई है, वो आपके काम की नहीं है। तो मोस्टली ऐसा अपना टाइम अपना स्पेस जो है वो आप बचा सकते हैं इस चीज़ों को देख के, क्योंकि ना बट और हाउएवर के बाद अगर कुछ चीज़ लिखी है वो आपके काम की नहीं रहेगी, मोस्टली ऐसा ही होगा, और उससे क्वेश्चंस भी आने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं। ठीक है,
इस सेक्शन को आप कैसे यूटिलाइज करोगे, कैसे टाइम को यूटिलाइज करोगे, प्लस उसके फॉर्मेट्स को भी देखते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है नोटिस राइटिंग। अब नोटिस राइटिंग में क्या होता है, दोनों जो ऑप्शंस रहते हैं दोनों ही नोटिस के होते हैं। अब आपको देखना है कि आपको कौन सा इजी लग रहा है और आप उसको अटेंड करिएगा, ठीक है। तो मोस्टली आपको ध्यान में क्या रखना है, आपको ध्यान में रखना है कि जब नोटिस आप बिगिन करते हो तो बिगिन करते समय आपको कैसे लिखना है, दिस इज टू इन्फॉर्म या फिर इट इज हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट। तो आपको ऐसे ही स्टार्ट करना है, या आप ऐसा भी स्टार्ट कर सकते हैं, ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म। ये एक पर्टिकुलर क्लास वाले लोग हैं, क्लास वाले बच्चे हैं, तो ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 1 to क्लास 12 आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट, ऐसा भी यूज कर सकते हैं। इन केस कोई ऑर्गेनाइजेशन की कुछ लोगों तक ही नोटिस जानी चाहिए, जैसे कि जो हेड्स होते हैं, तो द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, और आप फिर मेंशन कर सकते हैं 5 मेंबर्स थे, 6 मेंबर्स थे, उनको ही वो चीज नोटिस जा रही है, ऐसा आप लिख सकते हैं। उसके बाद देखिएगा साइनिंग ऑफ शुड हैव सिग्नेचर, मतलब कि आप जब नोटिस को एंड करते हैं तो उसमें ना सिग्नेचर पार्ट होना चाहिए, नेम होना चाहिए, डेजिग्नेशन होना चाहिए और पर्सन इन चार्ज। जो पर्सन इन चार्ज है, मतलब कि मान लेते हैं ना आपकी नोटिस क्वेश्चन में 2-3 लोग का नाम दिया है, कोई प्रिंसिपल भी बोल सकता है, कोई हेड बोल सकता है, कोई बोल सकता है कि ना स्टूडेंट है, तो आप क्या रहोगे ना, उस पर आपको ध्यान देना है, आपका आइडेंटिटी क्या बताए क्वेश्चन में। हो सकता है आपका आइडेंटिटी हेड गर्ल हेड बॉय का हो, या कल्चरल सेक्रेटरी कोई हेड ऐसा कुछ बताया हो क्लब का, तो आपको वो लिखना है, क्योंकि वो लिख रहा है नोटिस, बाकी लोग नहीं लिख रहे हैं। कई बार कंफ्यूजन के लिए ऐसा देगा क्वेश्चन में कि ना प्रिंसिपल इज इनवाइटिंग, तो प्रिंसिपल इनवाइट जरूर कर रहे हैं, लेकिन ना आप नोटिस लिख रहे हो, तो पर्सन इन चार्ज का साइन लगेगा, ना कि प्रिंसिपल का साइन और प्रिंसिपल का डेजिग्नेशन, ये नहीं लगेगा, आपका साइन और आपका डेजिग्नेशन लगेगा। अब यहाँ पर देखते हैं जो नोटिस वर्ड रहता है ना अलॉन्ग विद प्रॉपर टाइटल, ये आपको मेंशन करना जरूरी है, और डेट ऑफ इशूइंग नोटिस रहेगा, शुड बी मेंशन। जिस डेट पे आप नोटिस लिख रहे हैं ना उसका डेट ऊपर रहेगा, ना कि इवेंट का डेट ऊपर रहेगा। इवेंट का डेट तो आप नीचे लिखेंगे कंटेंट में, ठीक है। तो उसके बाद देखिएगा जो बॉक्स है, बॉक्स बहुत मैंडेटरी होता है, नोटिस को हमेशा बॉक्स में बनाया जाएगा, ओके। पर्पस जो है नोटिस का वो बहुत क्लियर होना चाहिए कि आप किस पर्पस से नोटिस लिख रहे हैं, ऐसा नहीं कि सारी चीजें उसमें आप लिख दोगे। नोटिस का जो पर्पस है आप उसी चीज को मेंशन करोगे, क्योंकि जो वर्ड लिमिट है वो 50 वर्ड्स की होती है। अब यहाँ पर देखिएगा द लैंग्वेज यूज्ड इन मस्ट बी लूसिड एंड फॉर्मल, ठीक है। तो क्या होता है ना, जब हम नोटिस लिखते हैं तो मोस्टली हम लोग फॉर्मल लैंग्वेज ही यूज करते हैं। यहाँ पर देखिएगा थर्ड पर्सन लिखा हुआ है, थर्ड पर्सन में आपको लिखना है। अब वो है प्रोनाउंस है जो कि यूज नहीं करने हैं, वो है आई, यू, मी, माइन, योर, आवर, ऐसा चीज प्रोनाउंस आपको यूज नहीं करना है, क्योंकि वो फर्स्ट पर्सन हो जाता है आपको हमेशा थर्ड पर्सन में लिखना है। और चॉइस ऑफ टेंस डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ नोटिस, जैसे हो सकता है ना नोटिस किस बारे में लिख रहे हैं आप, या क्या चीज के बारे में नोटिस है, हो सकता है वो चीज हो चुकी है पहले, या हो रही है, या होने वाली है, तो उस चीज पे आपका नोटिस का टेंस डिपेंड करेगा। ऐसा हो सकता है कि मोस्टली नोटिस का जो चीज है वो फ्यूचर टेंस में ही लिखा जाता है, क्योंकि बाद में हो रही होती है चीजें। इन केस आपके क्वेश्चन में ऐसा आ गया है जो अभी हो रही है चीजें उसका नोटिस है, तो आप प्रेजेंट टेंस में भी लिखेंगे। तो टेंस जो है वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पर देखिएगा आपको इवेंट, फ्यूचर टाइम रेफरेंस, ये आपको यूज करना है। तो इवेंट जो होने वाला है वो आपको स्पेसिफाई करना जरूरी है। अब यहाँ पर देखिए नोटिस कैन बी कैटेगराइज अंडर द फॉलोइंग हेड्स। मीटिंग मतलब कि डेट, टाइम, प्लेस, एजेंडा, पर्पस, ऑब्जेक्टिव, चीफ प्रेसिडेंटिंग पर्सन, एडिशनल इंफॉर्मेशन, कॉन्टेक्ट एड्रेस, ये सारी चीजें आपके नोटिस में होनी चाहिए। तो डेट, टाइम, प्लेस कब का, जब आपका इवेंट या जब आपका जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको वो चीज होल्ड हो रही है तब। एक पर्पस होता है जो कि ना जिस पर्पस से आप नोटिस लिख रहे हैं, अगर कोई चीफ गेस्ट आ रहा है, चीफ प्रिसाइडिंग पर्सन आ रहा है जो कि एमिनेंट पर्सनैलिटी है कोई, तो आपको इसको लिखना है, मेंशन करना है, अच्छे से हाईलाइट भी करना है उसको। एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर है वो भी लिखना है। कॉन्टैक्ट और एड्रेस आपका खुद का रहेगा। लेकिन ऐसा होता है ना नोटिस में, जब हम स्कूल के लिए नोटिस लिख रहे होते हैं, जब स्कूल बेस्ड नोटिस रहते हैं, तब आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन नहीं करते हो। मोस्टली ये माना जाता है कि आप स्कूल में तो मोबाइल लेके नहीं जाएंगे, प्लस मोबाइल का यूसेज नोटिस वाले जो स्कूल में है वो नहीं यूज करते हैं। तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर गलती से भी नहीं लिखना है। साइन, डेजिग्नेशन, नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्टैक्ट नंबर आप नहीं लिखेंगे। यहाँ पर इवेंट्स, अब देखिएगा नेम, ऑब्जेक्टिव, ओकेजन, डेट, टाइम, ड्यूरेशन, वेन्यू, हु कैन पार्टिसिपेट। हो सकता है ना कुछ पर्सन्स को बस पार्टिसिपेट करना अलाउड हो, जैसे कि हो सकता है क्लास 12th और 11th वाले बस पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनसे जो जूनियर्स है वो नहीं कर सकते, तो आपको मेंशन करना जरूरी है। उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ है तो आप दे सकते हैं।
इन केस लॉस्ट एंड फाउंड का नोटिस है तो आपको क्या करना है ना, नेम ऑफ आर्टिकल जो है, जो भी लॉस्ट या जो भी फाउंड हुआ है आपको उस चीज का नेम होना चाहिए, कहाँ पर आपको मिला, कौन से डेट पे मिला, टाइम, सब कुछ मेंशन होना चाहिए। स्पेसिफिक मार्क्स फॉर आइडेंटिफिकेशन, तो आपको आइडेंटिफिकेशन करने के लिए ना कुछ एक मार्क्स, उसमें कुछ तो ऐसा होगा स्पेसिफिकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स उस चीज का जो लॉस्ट एंड फाउंड था, उसको आपको बताना रहेगा यहाँ पर। इन केस टूर्स एंड कैंप्स है, कोई टूर है कोई कैंप का आपको लिखना है अगर नोटिस, तो आप देखिएगा whom, when, where to contact, मतलब कि आप कहाँ किसको कांटेक्ट कर सकते हैं टूर के लिए, प्लस नेम ऑफ क्लब एसोसिएशन, आपका कोई क्लब होगा एसोसिएशन होगा उसका आप नेम लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, नेम ऑफ डेस्टिनेशन आप कहाँ ले जा रहे हैं, प्लस ड्यूरेशन हो गया, ओकेजन, किस ओकेजन में, अगर किसी ओकेजन में लेके जा रहे हैं तो भी वो लिखना है, एक्सपेंडिचर आपके खर्चे कितने होने वाले हैं, टोटल कॉस्ट भी आपको लिखना होगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर कुछ और बातें ध्यान पे रखनी है वो भी आप लिखेंगे, और कॉन्टेक्ट एड्रेस। ओके, अब हम आते हैं कि नोटिस का फॉर्मेट कैसा होता है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले आपको नेम लिखना है कहाँ का, जहाँ का आपका ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपका इंस्टीट्यूट है, मान लेते हैं स्कूल है तो स्कूल का नेम लिखेंगे आप, या कोई और जगह है तो आप जैसे कॉलेज का आ गया तो कॉलेज का नेम रहेगा, या कोई भी इंस्टीट्यूशन है उसका नेम रहेगा सबसे पहले, और वो रहेगा बोल्ड पे, मतलब कि कैपिटल लेटर्स में प्लस अंडरलाइन, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कैपिटल लेटर्स में रहेगा और पूरा अंडरलाइन रहेगा। उसके बाद आपका नोटिस वर्ड को भी आपको कैपिटल में और अंडरलाइन दोनों करना है उसको, फिर एक लाइन आप गैप छोड़िएगा, लाइन गैप, उसके बाद डेट लिखना है आपको यहाँ पर, लेकिन DAT की डेट को मेंशन नहीं करना है, डायरेक्ट डेट लिखना है आपको, और हेडिंग और सब्जेक्ट, मतलब कि यहाँ पर जो रहेगा आपका हेडिंग या सब्जेक्ट आएगा, जो भी आपका मेन टॉपिक है जिस लिए आप नोटिस लिख रहे हो उसका हेडिंग एंड सब्जेक्ट। अब यहाँ पर देखिएगा डेट टाइम वेन्यू ये अलग से लिखा हुआ है, ऐसा तो आपने ऐसा देखा नहीं होगा कि अलग से लिखा होगा, मोस्टली ना ऐसा देखा होगा आपने कि सेंटेंस बेस्ड लिखा था होगा। अब ये बात ऐसी आती है ना, जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं हमको ना थोड़ा सी इंफॉर्मेशन दी है, ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दी है, और ऐसा क्वेश्चन आ गया है जिसमें आप ज़्यादा लिख भी नहीं सकते, 50 वर्ड्स का जो लिमिट है वो क्रॉस भी नहीं हो रहा है, तो क्या करना है आपको, नोटिस को थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए हम लोग डेट टाइम वेन्यू को 3 पॉइंट्स में 3 अलग अलग लाइन्स में लिख सकते हैं। इन केस ऐसा होता है ना क्वेश्चन बहुत बड़ा है उसमें डिटेल्स बहुत सारे हैं, तो आप इसी चीज को क्या करोगे, सेंटेंस फॉर्म में पूरा फ्रेम करके लिखेंगे। उसके बाद फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टेक्ट दी अंडरसाइंड, ये आपको लिखना जरूरी होता है। क्यों ऐसा होता है, जैसे कि ना हो सकता है कि कोई क्लास टीचर भी है, आपकी रेफरेंस के लिए, आपकी हेल्प के लिए कोई आपके ना असिस्टेंट्स भी हैं, उन लोग होते हैं कॉन्टेक्ट दी अंडरसाइंड, प्लस आप भी होते हैं, तो कोई भी जैसे किसी भी स्टूडेंट को इशू होगा, कुछ क्वेरीज होंगी तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ऐसा लिखा जाता है। उसके बाद आपका साइन रहेगा, जरूरी है, फुल नेम आपका रहेगा, आप हो सके तो प्लीज कैपिटल में ही लिखिए फुल नेम जो है, और डेजिग्नेशन मतलब कि मैंने जैसे बताया अगर मैं हेड गर्ल हूँ तो हेड गर्ल लिखा रहेगा, हेड गर्ल के बाद कॉमा करके आपको स्कूल का नेम लिखना रहेगा शॉर्ट में, और ये सारी चीजें रहेगी आपकी ब्रैकेट में, लेकिन नेम ब्रैकेट में नहीं रहेगा। और जहां जहां लाइन गैप छोड़नी है मैंने बता दिया, आप एक बार देख सकते हैं। अब हम आते हैं इनविटेशन पे। देखिए इनविटेशन में बहुत ज्यादा ही कंफ्यूजन होता है, तो मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ इनविटेशन का जो भी आपका फॉर्मेट्स रहता है। सबसे पहले इनविटेशन जो होता है वो कार्ड टाइप भी होता है, लेटर टाइप भी होता है। एक और सेकंड चीज कि इनफॉर्मल भी टोन में लिखा जाता है, फॉर्मल टोन में भी लिखा जाता है। अब आपको ये बता दूं कि कार्ड टाइप में भी दो होते हैं, इनफॉर्मल एंड फॉर्मल दोनों लिखे जाते हैं कार्ड टाइप में, लेटर टाइप में भी दोनों लिखे जा सकते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। जब मैं इन्विटेशन की बात करूँ, जब मैं रिप्लाई की बात करूँ तो क्या होता है, वो इनफॉर्मल एंड फॉर्मल दोनों टोन में वो भी लिखा जा सकता है, बस उसके लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज रहता है। अभी हम देखते हैं। तो सबसे पहले ये क्या चीज है, ये है फॉर्मल इन्विटेशन का फॉर्मेट, ठीक है। ये आपको कब कब लिखना रहता है, जैसे कि आपका मैरिज फंक्शन आपको दिया गया क्वेश्चन में, आपको दिया गया एंगेजमेंट है, हाउस वार्मिंग है, हो सकता है इनॉग्रेशन है किसी चीज का, हो सकता है ना कोई ऐसा इवेंट जिसमें पार्टी हो रही हो, फेयरवेल, एनुअल फंक्शन, ऐसा, इन चीजों में ये कार्ड टाइप यूज होता है मोस्टली। इसमें आपको सबसे पहले ना नेम लिखना रहता है कि कौन लोग वो चीज ना करवा रहे हैं, जैसे कि इसमें मिस्टर एंड मिसेस शर्मा था, इन लोग का जो है वो आप इनविटेशन फॉर्म कर रहे हो तो आप थर्ड पर्सन में फॉर्म कर रहे हो सकता है आपको क्वेश्चन में ऐसा बोला जाए
कि आपको अपने अंकल या आंट के लिए इनविटेशन फॉर्मेट करना है आपको, और उसमें आपको शो करना है सारी डिटेल्स, ठीक है। तो इसमें जैसे कि ना मिस्टर एंड मिसेस शर्मा रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर वेडिंग प्रेजेंस, ऐसा आपको यूज करना है वर्ड्स ऑन दी ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ नेम ऑफ इवेंट, जो भी आपका इवेंट का नेम रहेगा वो लिखेंगे। जैसे कि इसमें जो भी दिया था आपके क्वेश्चन में जो दे रहेगा आप वो लिख सकते हैं। ऑन 17 फरवरी यहाँ लिखा हुआ है, तो ऑन आपका डेट रहेगा, डेट पे होने वाला है वो आपको लिखना है। तो आप देखिएगा ये जो है प्लेस का नाम है, तो प्लेस का नाम कैसा होता है, ये जहां पर ये जो इवेंट है वो होने वाला है, कोई होटल, कोई हो सकता है रिजॉर्ट, या हो सकता है कोई थीम बेस्ड कोई जगह है वहां पर ही हो रहा है, तो उसका आप नाम लिखोगे यहाँ पर, और उसके साथ उसका एड्रेस भी लिखेंगे आप, फुल एड्रेस रहेगा, पर इतना भी फुल नहीं, सिर्फ शॉर्ट में आपका मेन दिल्ली रोड लिखा हुआ है, वैसे आप कोई भी रोड का नाम दे सकते हैं, प्लस जैसे कि रायपुर छत्तीसगढ़, तो ये रायपुर छत्तीसगढ़ यहाँ लिखा जाएगा। अब यहाँ पर लिखते हैं हम RSVP। RSVP क्यों लिखा जाता है, अगर आप इस इनविटेशन को पढ़ते हैं, अगर ये इनविटेशन आपके पास आया है तो आपको ये RSVP लिखा हुआ मिलेगा। क्यों ऐसा होता है कि अगर आप इस इनविटेशन को एक्सेप्ट करते हैं तो इसको रिस्पॉन्ड करिए प्लीज, रिस्पॉन्ड प्लीज, इसलिए लिखा जाता है RSVP। ये कोई फ्रेंच लैंग्वेज है, इस RSVP का फुल फॉर्म एक फ्रेंच लैंग्वेज में है, जो कि आपको जानने की जरूरत नहीं, इसको बस लिखा जाता है। इसके नीचे उन पर्सन का नाम रहता है जो ये इवेंट कंडक्ट करा रहे हैं, मतलब कि मिस्टर एंड मिसेस शर्मा, जो कि यहाँ ऊपर में भी मेंशन था, उन्हीं का रहेगा, प्लस उन्हीं के फोन नंबर डिटेल्स रहेंगे। तो फोन नंबर ये जो रहेगा आपका, लास्ट के डिजिट्स जो होते हैं 4-5 डिजिट्स, उसको आपको क्रॉस में लिखना है, बाकी आपको फोन नंबर ऐसा मेंशन करना है, PHONE फोन, फिर आपको पूरा नंबर लिखना है, पर लास्ट के जो 4-3 डिजिट्स हैं उसको क्रॉस करना है आपको, ठीक है। अब यहाँ लिखना है आपको विथ बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम और रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। तो अगर आपके ना रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स ऐसी चीज़ है जो फैमिली फंक्शन है, तो आप ऐसा लिख सकते हैं रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, हो सकता है एनुअल फंक्शन हो, फेयरवेल पार्टी हो, तो विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम स्टूडेंट्स हो सकता है, फ्रॉम हेड मेंबर्स हो सकता है, ऐसा आप लिखेंगे। इन केस ऐसा कार्ड है जिसके ना डिटेल्स ऐसे कार्ड फॉर्मेट में होता है ना, इसके अंदर भी कुछ डिटेल्स हो सकते हैं जो कि आपको लिखना नहीं रहता है, लेकिन आपको मेंशन करना जरूरी है। तो मेंशन करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं फॉर डिटेल्स सी ओवरलीफ। ओवरलीफ मतलब जैसे कार्ड ऐसा पलटेगा तो उसके अंदर जो डिटेल्स रहेंगे वो चीज, लेकिन वो आपको मेंशन करना है यहाँ पर जब आपका जो इनविटेशन है वो बड़े फॉर्मेट में, जैसे कि वेडिंग है तो वेडिंग है उसके अंदर के भी आपने जैसे कार्ड देखा होगा कभी वेडिंग वाला, मेन पेज जो है ऐसा दिखता है, उसके अंदर बहुत सारी डिटेल्स रहती है, उस चीज के लिए आप ऐसा लिखते हैं फॉर डिटेल्स सी ओवरलीफ। इन केस आपका इन्विटेशन छोटा सा ही है, बहुत ना रेयर उसमें इंफॉर्मेशन है, तो आप एक ही पेज बनाएंगे और विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स के साथ खत्म कर देंगे इन्विटेशन को, ओके। अब हम देखते हैं फॉर्मल इन्विटेशन का लेटर फॉर्मेट। लेटर फॉर्मेट कब लिखा जाता है, लेटर फॉर्मेट तब लिखते हैं जब हम किसी फॉर्मल पर्सन को वो चीज इन्विटेशन भेज रहे हैं, प्लस जो लेटर फॉर्मेट है वो सेम टू सेम आपका लेटर जैसे आप लिखते हैं सेम उसी फॉर्मेट में शो होता है। तो जैसे कि आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पर जो था सेंडर्स एड्रेस यहाँ लिखा हुआ है, सबसे पहले आपको सेंडर्स एड्रेस लिखना है, उसके बाद आपको लिखना है डेट, फिर आपको लिखना है रिसीवर्स डेजिग्नेशन, जो भी रिसीवर है उसका डेजिग्नेशन क्या है। इन केस मान लेते हैं कि एनुअल फंक्शन है, आप हेड गर्ल एंड हेड बॉय हो, आपको इनवाइट करना है किसी चीफ गेस्ट को, उनको आपको इनविटेशन भेजना है, तो आप वो सेम इनविटेशन जो आपने स्टूडेंट्स को भेजे हैं आप उनको नहीं भेजेंगे, आप उनको लेटर फॉर्मेट में भेजेंगे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो फॉर्मल है और प्लस आपसे बड़े हैं, उनको आपको एक ही पर्सन को अगर इनवाइट करना है प्लस वो फॉर्मल पर्सन भी है तो आप लेटर फॉर्मेट यूज करते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा रिसीवर्स एड्रेस मतलब उनका एड्रेस, जिनको ये लेटर इनविटेशन जो है मिलने वाला है उनका एड्रेस। अब एक बात ध्यान में रखने वाली है कि लेटर फॉर्मेट में कभी हम लोग बॉक्स नहीं बनाते हैं, बॉक्स कब बनता है, सिर्फ कार्ड फॉर्मेट में। जो कार्ड फॉर्मेट होता है वो इनफॉर्मल भी हो सकता है, फॉर्मल भी हो सकता है, और लेटर फॉर्मेट जो होता है मोस्टली फॉर्मल ही रहता है, लेकिन इनफॉर्मल कब जाता है, जब आप जो सामने वाला पर्सन है कोई एक ही हो, कोई सिंगल पर्सन हो जिसको आप ये लेटर भेज रहे हो, तो आप लेटर फॉर्मेट उनको इनफॉर्मली भी भेज सकते हैं, उनके लिए आप इन्विटेशन का कार्ड टाइप का बनाओगे नहीं। तो जैसे कि यहाँ पर दिखेगा सब्जेक्ट आपको लिखना रहता है सेंटर में, फिर यहाँ पर लिखिएगा रिस्पेक्टेड सर या फिर जो भी मैम, अगर आपको पता है कि चीफ गेस्ट एक मैम है तो आपको रिस्पेक्टेड मैम लिखना रहेगा। यहाँ पर आपका मेन कंटेंट रहेगा, जो भी आपका इन्विटेशन का जो भी डिटेल्स था, डेट टाइम मेन्यू था, इन केस आपका डेट टाइम मेन्यू ना ये अगर इन्फॉर्मेशन कम पड़ी है तो जैसे कि मैंने बोला था नोटिस में आप ना अलग से मेंशन कर सकते हैं, सेम वैसा
इस चीज पे इनविटेशन में भी अलग से आप मेंशन कर सकते हो, या तो इसको सेंटेंस फॉर्म में बना के भी मेंशन कर सकते हैं। अब यहाँ पर लिखिएगा योर्स ट्रूली नेम एंड डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन यहाँ पर आपका, इन केस आपका डेजिग्नेशन यहाँ पर कुछ नहीं है, आप नॉर्मल एक पर्सन हो तो ठीक है, लेकिन मोस्टली जैसे कि हमने बोला चीफ गेस्ट को हम बुला रहे हैं अगर, तो मैं स्कूल की हेड गर्ल हूँ अगर, तो हेड गर्ल स्कूल ऐसा लिखा रहेगा वहाँ पर डेजिग्नेशन में। और यहाँ पर योर्स ट्रूली लिखा हुआ है, यहाँ पर योर्स ओबीडिएंटली वर्क नहीं करेगा, योर्स फेथफुली वर्क नहीं करेगा, योर्स ट्रूली योर्स सिंसियरली वर्क करेगा। एंड नेम आपको लिखना है कैपिटल लेटर में अच्छे से। ये आपका हो सकता है, ये आपका है लेटर फॉर्मेट, जब आप इनविटेशन लेटर फॉर्मेट में देते हैं। यहाँ पर अब देखिएगा राइटिंग फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रिप्लाईज, ये देखिए फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रिप्लाईज। तो यहाँ पर देखिएगा फॉर्मल रिप्लाईज लेटर नोट एंड इनफॉर्मल रिप्लाईज लेटर। तो देखिएगा फॉर्मल रिप्लाईज जो होते हैं वो लेटर या नोट दोनों फॉर्म के हो सकते हैं, और इनफॉर्मल रिप्लाईज मोस्टली लेटर फॉर्मेट में ही होते हैं। अब देखिएगा इसमें आपको करना क्या होता है ना, नोट क्या होता है, नोट सिर्फ ऐसा रहता है उसमें कोई फॉर्मेट नहीं है, सिर्फ आपने लिख दिया है आई एक्सेप्ट एवर, एक्सेप्टेंस का आपने दे दिया इंफॉर्मेशन, और कोई चीज नहीं होती है उसमें मेंशन, कोई एड्रेस उसमें मेंशन नहीं होता, डेट मेंशन नहीं होता, सिर्फ इवेंट की डेट और एड्रेस मेंशन होते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा एक्नॉलेज द इनविटेशन वेयर बॉक्स इज मैंडेटरी। क्या होता है ना, जो बॉक्स है वो मोस्टली कार्ड टाइप में ही बनता है, लेकिन आप इस लेटर में जैसे कि आप बना रहे हो तो भी इसमें मार्क्स नहीं करते हैं, ऐसा फॉर्मेट में लिखा नहीं गया है, लेकिन मोस्टली जब लेटर टाइप हम बनाते हैं तो उसमें बॉक्स नहीं बनाते हैं। अब देखिएगा एक्सप्रेस थैंक्स इन थर्ड पर्सन, आपको ना थर्ड पर्सन में रिप्लाई करना है। मोस्टली क्वेश्चन ऐसा ही पूछेगा कि आप किसी के बिहाफ में वो एक्सेप्टेंस लेटर लिख रहे हो या फिर डिक्लाइन लेटर लिख रहे हो, तो आपको थर्ड पर्सन यूज करना रहेगा। मेंशन एक्सेप्टेंस या रिग्रेट, तो आप अगर एक्सेप्ट कर रहे हो वो मेंशन करेंगे, रिग्रेट कर रहे हैं तो उसका कारण भी मेंशन करोगे आप कि किस कारण आप नहीं आ पा रहे हो, प्लस उसके साथ बेस्ट विशेस भी आपको देने होंगे कि आप नहीं आ पा रहे हैं मोस्टली, लेकिन बेस्ट विशेस आपके तरफ से उनको है, ऐसा आपको मेंशन करना रहेगा। बी ब्रीफ एंड स्पेसिफिक, आपको थोड़ा सा ब्रीफ में मेंशन करना है सारी चीज़ों को, एक्सेप्टेंस को, कि हाँ मैं इस टाइम तक पहुंच जाऊंगी, ऐसा आपको मेंशन करना है। कि अगर जो इवेंट का डेट और टाइम था 12 PM, तो आप लिख रहे हो एक्सेप्टेंस के टाइम पे कि 11 AM तक आप पहुंच जाओगे वहां पर, ये चीज। और डू नॉट एक्सीड दी वर्ड लिमिट, यहाँ पर लिखा था 50 वर्ड्स की वर्ड लिमिट में, उससे ज्यादा आपको नहीं लिखना है। इन केस 50 वर्ड का वर्ड लिमिट आपका एक्सटेंड हो जाता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस फॉर्मेट सही होना चाहिए, कंटेंट सही होना चाहिए। बाकी लेटर का जो वर्ड्स होते हैं वो ज्यादा हो रहे हैं, एक्सटेंड हो रहे हैं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर देखिएगा सेंडर्स एड्रेस रहेगा, आपका डेट रहेगा, रिसीवर्स एड्रेस नहीं रहेगा, ध्यान दीजिएगा वो इनविटेशन में रहता है, ये रिप्लाई है। तो यहाँ पर डियर XYZ जो भी आपका नाम दे रहेगा वो लिखेंगे, हो सकता है कजिन, हो सकता है आपके रिलेटिव में कोई है उनका आप नाम लिखेंगे, यहाँ पर मेन कंटेंट लिखेंगे सारी चीजें, और डेट टाइम वेन्यू जैसे कि मैंने बताया सेंटेंस फॉर्म में हो सकता है, ऐसे फॉर्म में भी हो सकता है। उसके बाद योर्स ट्रूली और आपका नेम रहेगा। अब आप देखते हैं इसमें जो आपका फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रिप्लाई होता है वो सिर्फ लैंग्वेज में डिफर करता है, लिखा ऐसे ही जाता है। लैंग्वेज कैसा टोन होना चाहिए कि जैसे कि इनफॉर्मल रिप्लाई होता है उसमें आप थर्ड पर्सन यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं मैटर ही नहीं करता, क्योंकि वो इनफॉर्मल है, आप फर्स्ट पर्सन में भी उसको लिख सकते हैं आराम से, कोई इशू नहीं होगा। पर अगर फॉर्मल वाला रिप्लाई है जो कि एक्सेप्टेंस भी हो सकता है, डिक्लाइन भी हो सकता है, वो चीज आप हमेशा थर्ड पर्सन में ही लिखेंगे। ओके, फॉर्मल रिप्लाईज रिक्वायर फॉर्मल टोन, whereas informal replies require warm and simple tone। आपको ऐसे टोन्स में यूज करके आपको लिखना रहेगा। अब आप देखिए जैसे कि फॉर्मल एक्सेप्टेंस लिखा था यहाँ पर मैंने बोला था कि नोट, जो नोट होता है ना जब हम फॉर्मल एक्सेप्टेंस करते हैं, रिग्रेट करते हैं, तब एक नोट लिखते हैं। देखिएगा इस चीज में कहीं पर भी मेंशन नहीं है डेट, एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस, कहीं मेंशन नहीं है, ये सिर्फ नोट होता है। ये कब लिखना होता है हमको, जब हम लोग फॉर्मली किसी चीज को एक्सेप्ट करते हैं और वो कोई एक ही पर्सन है, या फिर मोस्टली कार्ड टाइप जैसे हमको मिला है, कोई कार्ड टाइप इन्विटेशन हमको मिला हुआ है और हम उसका रिप्लाई कर रहे हैं, तो मोस्टली हम लोग नोट के फॉर्म में ही करते हैं हमेशा। और ये होता है थर्ड पर्सन में जैसे कि मैंने बताया था। और इनफॉर्मल अगर रिप्लाई हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, रिप्लाई हम लोग दे रहे हैं इनफॉर्मली, तो हम लोग मोस्टली फर्स्ट पर्सन भी यूज कर सकते हैं, थर्ड पर्सन भी, जैसा क्वेश्चन स्पेसिफाई करेगा आपको।
अब यहाँ पर देखिएगा फॉर्मल रिफ्यूजल। तो फॉर्मल रिफ्यूजल क्या होता है कि हम लोग फॉर्मली किसी चीज को अगर रिफ्यूज कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर है रामकृष्ण इज थैंकफुल फॉर मिस्टर अय्यर फॉर हिज काइंड इन्विटेशन एंड लिखा है जो भी डिटेल्स थे आपकी, हाउएवर ही रिग्रेट्स हिज इनएबिलिटी टू अटेंड ड्यू टू प्रायर कमिटमेंट, मतलब कुछ अर्जेंट वर्क के कारण वो अटेंड नहीं कर पाएंगे इवेंट जो है, इसलिए उन्होंने रिग्रेट का इसमें इन्विटेशन का रिप्लाई दिया है, प्लस यहाँ पर रीजन भी दिया है एंड बेस्ट विशेस भी दिए हैं जैसा हमने देखा था। अब यहाँ पर देखिएगा इनफॉर्मल रिप्लाईज। इनफॉर्मल रिप्लाईज को देखिएगा, एक्नॉलेज द इन्विटेशन इन फर्स्ट पर्सन, जैसा मैंने बोला था लेटर के फॉर्मेट में ही होते हैं, उसमें भी सेंडर्स एड्रेस रहेगा, लेकिन बस फर्स्ट पर्सन में रह सकता है। इसको आप थर्ड पर्सन भी यूज कर सकते हैं। इनकेस आपके क्वेश्चन में ही ये दे दिया है कि आपके ना ग्रैंड मदर के लिए आपको लेटर लिख के इनफॉर्मली आपको एक्सेप्ट करना है, डिक्लाइन करना है, जो भी आपको क्वेश्चन दिया है, आपके रिलेटिव का नाम देके ऐसा बोल रहे हैं कि उनके लिए आप ये एक्सेप्ट या डिक्लाइन करिए, तो वो थर्ड पर्सन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। नहीं तो मोस्टली केसेस में अगर आप ही हैं जो रिप्लाई लिख रहे हैं तो आप फर्स्ट पर्सन में ही लिखेंगे। यूज सेकेंड पर्सन फॉर द सेंडर ऑफ इन्विटेशन, जो सेंडर है जिसने इन्विटेशन आपको दिया था वो सेकेंड पर्सन में आप उसको मेंशन कर रहे होंगे, थैंक्स कर रहे होंगे। मेंशन द एक्सेप्टेंस रिग्रेट, जैसे कि मैंने बोला था एक्सेप्टेंस या रिग्रेट जो भी आपको मेंशन करना है। स्पेसिफाई द रीजन इन केस ऑफ रिफ्यूजल, जैसे मैंने बोला इन केस आप नहीं अटेंड कर पाएंगे वो इवेंट तो आपको उसका जो भी रीजन है स्पेसिफाई करके सॉरी कहना है, लेकिन सॉरी का वर्ड यूज नहीं करना है बस आपको। बस जैसे यहाँ लिखा था सारा चीज इन्होंने लिखा कि थैंकफुल फॉर जो भी इन्विटेशन था, सारी डिटेल्स लिखी, लेकिन इसमें लिखा है हाउएवर ही रिग्रेट्स हिज इनएबिलिटी, ऐसा आपको इस वे में उनको अपोलोजाइज करना है, सॉरी का वर्ड यूज नहीं करना है जब तक वो इनफॉर्मल ना हो। इनफॉर्मल है तो भी आप सॉरी का वर्ड यूज करेंगे वो पेपर में थोड़ा अजीब लगेगा, इसलिए आपको ऐसे ही टोन में लिखना है। और उसके बाद यूज वार्म एंड सिंपल लैंग्वेज, आपको सिंपल लैंग्वेज में ही रखना है इसको। डू नॉट एक्सीड दी वर्ड लिमिट इसमें लिखा है। उसके बाद कोई भी चीजें ध्यान में रखने वाली नहीं है। ये देखिएगा इसमें आपको कितने मार्क्स मिलते हैं, कितने कंटेंट के आपको मिलते हैं 2 मार्क्स, यहाँ पर फॉर्मेट के 1 मार्क्स मिलते हैं, एक्यूरेसी और स्पेलिंग एंड ग्रामर के आपको 1 मार्क्स मिलते हैं। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने बता दिया आपको ऑलरेडी, लेटर टाइप जो होता है, फॉर्मल रिप्लाई जो होता है, उसमें आपको ग्रेटफुलनेस आपको वो एक्सप्रेस करना है। थैंक्स जो है आपको थर्ड पर्सन में रहेगा, एक्सेप्टेंस एंड रिग्रेट जो रहेगा उसका रीजन भी रहेगा, फॉर्मल एंड पोलाइट लैंग्वेज रहेगा। मान लेते हैं मेरे को सामने से इन्विटेशन आया था कोई इवेंट अटेंड करने का और मैं खुद एक अच्छे खासे पोस्ट में हूँ, मैं मान लेते हैं कोई इन्फ्लुएंसर हूँ और मेरे को ही आया है वो चीज़ इन्विटेशन, तो मैं फॉर्मली अगर उनको रिप्लाई दे रही हूँ तो मैं ऐसे रिप्लाई दूंगी। अब यहाँ पर देखिएगा कार्ड टाइप फॉर्मल लैंग्वेज, जैसे कि हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि कार्ड टाइप फॉर्मल लैंग्वेज पढ़ते कैसे हैं, उसको बनाते कैसे हैं। यहाँ पर सिंगल सेंटेंस प्रेजेंटेशन इन थर्ड पर्सन, एक सिंगल सेंटेंस में आपको यूज करके थर्ड पर्सन का यूज करके आपको ये लिखना होता है। कार्ड टाइप जब आप बना रहे हैं, एंड लाइन पंक्चुएशन स्किप्ड, मतलब कि पंक्चुएशन मार्क्स और पंक्चुएशन जो अभी आप यूज करते हो वो स्किप करना होता है आपको। अब यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको लिखना है, प्रेजेंट टेंस लिखना है, इसमें आपको आंसर दी क्वेश्चन, जो भी आपका क्वेश्चन था, जैसे कि ना हूँ या फिर वेयर, व्हेन, व्हाट टाइम, जो सारी चीजें वो आपको मेंशन करनी होती है। रेंज ऑफ वोकैबुलरी इज लिमिटेड, जो वोकैबुलरी है वो आपको लिमिटेड यूज करना है, बट आपको करना क्या है, जो मेन पर्पस था, जो मेन ना वो इन्विटेशन का पर्पस था और ओवरऑल मीनिंग था, उसको आपको अच्छे से कन्वे करना है। उसके बाद इंक्लूड नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑर्गेनाइजर, होस्ट एंड नेम ऑफ स्पेशल इनवाइटीज। स्पेशल इनवाइटीज कौन लोग होते हैं, जैसे कि मान लेते हैं ना मेरा कोई इवेंट है और उसमें मैं किसी अच्छे कोई प्रोमिनेंट पर्सन को इन्वाइट भी कर रही हूँ, तो वो भी चीज़ मैं इसमें मेंशन कर दूंगी इन्विटेशन कार्ड में। प्लस जो ऑर्गेनाइजर है, जैसे कि मैं ऑर्गेनाइजर हूँ अगर इवेंट की, तो मैं अपना नेम मेंशन करूंगी। इन केस मैं थर्ड पर्सन में लिख रही हूँ तो मैं थर्ड पर्सन वाला जो नेम था, जिनका भी अपन रिलेटिव या जो भी है होस्ट जो है उसका नाम अपन मेंशन करेंगे यहाँ पर। लेआउट यूजुअली पर्टेन्स दी फॉलोइंग, तो इसमें क्या क्या होता है ना, नेम ऑफ होस्ट, मतलब जो भी होस्ट कर रहे हैं पार्टी को वो चीज़, फॉर्मल स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन रहेगा, फॉर पर्पस ऑफ इन्विटेशन रहेगा, किस पर्पस से आप इन्विटेशन लिख रहे हो अच्छे से मेंशन होनी चाहिए, डेट टाइम ऑफ इवेंट ये भूलना नहीं है बिल्कुल, आपको वेन्यू एंड एड्रेस जो रहेगा वो आपको अच्छे से स्पेसिफाई करना है। मान लेते हैं ना कोई ऐसी होटल है, कोई ऐसी जगह है जिसके 2 ब्रांचेस हैं, एक ही सिटी में 2 ब्रांच भी हो सकते हैं, तो आपको अच्छे से मेंशन करके उसको बताना है कि ब्रांच जो भी है वो कौन सा ब्रांच है उसका, प्लस आपका जो है अच्छे से एड्रेस आपको मेंशन करना रहेगा। नेम ऑफ स्पेशल गेस्ट, अगर कोई आ रहे हैं जैसे कि मैंने बताया तो वो भी आपको मेंशन करना है। RSVP, कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड नंबर, जो भी आपका कॉन्टैक्ट डिटेल रहेगा वो आपको मेंशन करना है।
अब यहाँ पर देखिएगा फॉर्मल इनवाइट का रिप्लाई कैसे करते हैं, लेटर टाइप एंड बी फॉर्मल इनवाइट टू मेनी, कार्ड टाइप। मान लेते हैं ना, अगर आपका ना इनविटेशन ऐसा है कि ना एक पर्सन को बस है और वो आपसे बड़े भी हैं, या हो सकता है एक पर्सन को है और वो पोस्ट उनका मायने नहीं रखता है, कोई एक पर्सन आपके रिलेटिव भी हो सकते हैं, तो वो आप उनको फॉर्मल इनवाइट ही भेजेंगे। मतलब कि आप उनको क्या करेंगे, सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस, बहुत सारी चीजें आप पूरी मेंशन करके उनको भेजेंगे। अगर बहुत सारे लोग हैं, कलेक्टिव लोगों को आपको भेजना है, मान लेते हैं ना कि स्कूल में ना कोई ऐसा फंक्शन है जिसमें पेरेंट्स को इनवाइट करना है हमको, अब पेरेंट्स तो हमारे लिए फॉर्मल हो गया आप बोलेंगे, तो फॉर्मल टोन में आपको जरूर लिखना है, लेकिन जो फॉर्मेट रहेगा वो कार्ड टाइप का फॉर्मेट रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग को आपको भेजना है। आपको एक कॉमन सेंस भी आप लगा सकते हैं कि जब हम लोग बहुत सारे लोगों को भेजते हैं ना, जो इन्विटेशन है उसके लिए हम कार्ड ही मोस्टली चूज करेंगे, हम कार्ड टाइप फॉर्मेट ही चूज करेंगे कि बहुत सारे लोगों को भेजना है। अगर एक पर्सन को भेजना है तो हम उसके लिए कार्ड नहीं बनवाएंगे, हम उनको लेटर टाइप ही भेजेंगे, चाहे वो इनफॉर्मल भी हो सकता है पर्सन फॉर्मल भी हो सकता है। यहाँ पर देखिएगा हाईली इफेक्टिव स्टाइल ऑफ कैपेबल ऑफ कन्वेइंग आइडियाज कन्विंसिंगली विद एप्रोप्रिएट लेआउट। आपका लेआउट अच्छा होना चाहिए, आपके आइडियाज फॉर्मेशन अच्छा होना चाहिए, सेंटेंस फॉर्मेशन अच्छा होना चाहिए, इसमें फॉर्मल जो इनवाइट है और फॉर्मल इनवाइट टू मेनी कार्ड टाइप में होनी चाहिए हमेशा। इनकेस आप भूल जाते हैं, आप ना लेटर टाइप में करके आ जाते हैं जिसको कार्ड टाइप पे करना था, तो आपके फॉर्मेट के नंबर वहां पर पूरे कट जाएंगे, कंटेंट का आपको नंबर मिलेगा। यहाँ पर हाईली इफेक्टिव रजिस्टर फॉर्मल टोन, फॉर्मल टोन कब होना चाहिए, जब फॉर्मल इन्विटेशन है या फॉर्मल रिप्लाई है सिर्फ, और इनफॉर्मल रिप्लाई है या इनफॉर्मल इन्विटेशन है ना, तो आप कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, जैसा मैंने बोला था उसमें थर्ड पर्सन लिखना मैंडेटरी नहीं होता है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये जो है आपका फॉर्मल लेटर राइटिंग है, जब हम लेटर टू एडिटर लिखते हैं और उसके ऑप्शन में क्या आता है आपका जॉब एप्लीकेशन वाला चीज। अब लेटर टू एडिटर में आप देखिएगा, इनफॉर्मल लेटर जो होते हैं वो आपको मोस्टली नहीं दिया जाता है एग्जाम में, फॉर्मल लेटर से दिए जाते हैं, और उसमें से बिजनेस लेटर जो पहले आते थे वो अब नहीं आने वाले हैं, वो कट हो चुका है इस साल। अब एप्लीकेशन फॉर जॉब वो थोड़ी सी डिफिकल्ट चीज होती है इन कंपैरिजन टू लेटर टू एडिटर। लेटर टू एडिटर में आपको मोस्टली क्या क्या चीज ध्यान में रखनी है, लेटर टू एडिटर इज रिटन टू एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर। सबसे पहले तो आपको अगर कंप्लेन को इशू रेज करने बोल रहा है, आपको ये समझना पड़ेगा कि जो एडिटर है वो न्यूज़पेपर में उस चीज को एडिट करके वो प्रेजेंट कर रहा होता है, पब्लिश कर रहा होता है, ना कि वो एक पुलिस है, ना कि वो एक ऐसा पर्सन है जो आपकी कंप्लेन को सॉल्व कर पाए। आपको उनको रिक्वेस्टिंग टोन में ये बोलना है कि आप इस कंसर्न पे ध्यान दीजिए और इसको न्यूज़पेपर में डालिए, ताकि बाकी लोग का जो भी अटेंशन है वो गेन हो सके। यहाँ पर मैगजीन के लिए भी यूज हो सकता है, न्यूज़पेपर के लिए भी हो सकता है, जो एडिटर है वो आपका दोनों में से किसी का भी एडिटर हो सकता है। इट इज रिटन टू हाईलाइट अ सोशल इशू और प्रॉब्लम टू स्प्रेड अवेयरनेस। हो सकता है कोई सोशल इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो जिसके बारे में अवेयरनेस फैलाना ज्यादा जरूरी है, और आप एक कंसर्न्ड पर्सन हो उस चीज के लिए जिस चीज के लिए आप लेटर लिख रहे हो। एंड कॉल फॉर एक्शन, मतलब कि मान लेते हैं कोई ऐसा इशू है और उसके लिए कोई एक्शन लिया जा सकता है, तो आप उस एक्शन को लेंगे प्लस इसके सजेशन देंगे, ठीक है। और वो फॉर्मेट जो रहता है वो फॉर्मल टोन होना चाहिए आपको एडिटर के लिए। इट इज रिटन विद द इंटेंशन टू गेट इट पब्लिश्ड इन दी सेड मीडियम। सबसे पहले आपको ब्रीफ होना है, क्लियर होना है, टू दी पॉइंट आपको लिखना रहेगा आपका जो लेटर है उसमें। कभी भी आप फर्स्ट पैरा में या कोई भी पैरा में आप आई वर्ड का यूज नहीं करोगे, फर्स्ट पर्सन में जो आई वर्ड होता है ना उसका आप यूज नहीं करोगे, वी अस ऐसा यूज कर सकते हो आप, लेकिन आई वर्ड का यूज आप नहीं करोगे। उससे क्या होता है ना, जैसे हम लेटर टू एडिटर लिख रहे हैं, ऐसा लगता है कि कंसर्न सिर्फ हमारा है, सिर्फ हमको ऐसा लगता है कि ये प्रॉब्लम है, पर प्रॉब्लम तो सबकी है। प्रॉब्लम एज अ होल आप बात कर रहे हो, जिस इशू को जिस कंसर्न को आप रेस कर रहे हो ना, एज अ होल बात कर रहे हो आप, ना कि सिर्फ अपने लिए। तो आई वर्ड का यूज आपको इसीलिए अवॉइड करना है। लिख तो आप ही रहे हो लेटर, लेकिन आप एज अ होल जो होता है ना, मतलब एज अ होल आप उस चीज को प्रेजेंट कर रहे हो सोसाइटी के बेसिस पे भी आप उसको प्रेजेंट कर रहे हो, इसलिए ऐसा लिखा जाता है कि आई जो वर्ड है उसका यूज आपको नहीं करना है। यूज सेपरेट पैराग्राफ फॉर सेपरेट टॉपिक्स। क्या होता है ना, अगर 2-3 टॉपिक आपको दे दिया, दो टॉपिक आपको दे दिया है आपके क्वेश्चन में, तो दोनों का सेपरेट पैरास रहेंगे। अगर एक ही टॉपिक है तो एक ही पैरा रहेगा, फर्स्ट पैरा में आपका इंट्रोडक्शन रहेगा, सेकंड पैरा में आप उसको एक्सप्लेन करेंगे कि उस चीज का कंसर्न क्या है, उस चीज पे क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, डिटेल में आप उसको लिखेंगे। थर्ड में हो सकता है कि ना आप सजेशन दे दे, हो सकता है कि आप रिजल्ट्स को बता दें, हो सकता है ना कभी कभी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसके हम लोग को ना सजेशंस नहीं पता चलती कि हम क्या सजेस्ट करें उसके बारे में। आप क्या करिएगा, उसको रिजल्ट लिख दीजिए उस चीज का।
अगर मान लेते ये इशू था, ये इशू अगर सॉल्व नहीं हुआ सर तो ये रिजल्ट आ सकता है। जो चीज़ हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है, एज अ सोसाइटी हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है, वैसी चीज़ों को आप मेंशन करेंगे थर्ड पैरा में। मोस्टली 3 पैरास आपको लिखने होते हैं, उसके बाद आपका एंडिंग लाइन रहता है। यहाँ पर देखिएगा फैक्चुअल स्टेटमेंट आपको लगाने हैं। जो भी चीज़ आप बात कर रहे हो ना, उस चीज़ के पीछे ना एक फैक्ट होना चाहिए, एक डिटेल्ड में उस चीज़ का मीनिंग होना चाहिए, तो उस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे होंगे। फर्स्ट पैरा शुड इंडिकेट द थीम ऑफ लेटर। सबसे पहले पैरा में आपको ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ थीम लिखना है कि किस बारे में वो लेटर है। यूज सिंपल एंड डायरेक्ट लैंग्वेज। आपको ना बहुत भारी शब्द इसमें लिखना नहीं है, बहुत ज्यादा एक्चुअल इंग्लिश नहीं लिखना है, आपको नॉर्मल टोन में ही बात करनी है, जैसे एडिटर को आप नॉर्मली समझा रहे हो ऐसा। इवन वाइल लॉजिंग अ कंप्लेन, मान लेते हैं आपको क्वेश्चन में ऐसा बोल दे कि आपको कंप्लेन करना है कुछ चीज के बारे में, कुछ चीज को ना क्रिटिसाइज आपको करना है, वो भी आप पोलाइटली ही करेंगे। मतलब कि आपका जो टोन रहेगा वो फॉर्मल ही रहेगा, आपका टोन इधर उधर इनफॉर्मल नहीं जाना चाहिए। उसके बाद अवॉइड कॉमन प्लेस एंड क्लमजी एक्सप्रेशंस। जो होते हैं ना, जो हम लोग नॉर्मली इनफॉर्मली कुछ चीज लिखते हैं, उस चीज को आपको अवॉइड करना है। क्लमजी एक्सप्रेशंस उसमें नहीं होने चाहिए। यूज प्रॉपर लेआउट फॉर्मेट फॉर दीज फॉर्मल लेटर्स। जैसे मैंने बोला, फॉर्मेट को आपको अच्छे से लिखना है, प्लस आपका जो लेटर है वो हौच-पौच नहीं दिखना चाहिए, ये कट चीजें वो नहीं करेंगे। यूज ऑफ पंचुएशन मार्क्स इज डिस्पेंडेड विद इन द ब्लॉक फॉर्मेट। पंचुएशन मार्क्स जो होते हैं वो कहाँ पर आपको नहीं लगाने हैं। एक तो आपका डेट हो गया, एक तो आपका एड्रेस हो गया। जैसे कि मान लेते हैं आज की डेट है 15 Feb 2024, तो आप क्या करेंगे 15 Feb, 2024 ऐसा नहीं लिखना है आपको, 15 Feb 2024 पूरा लिखना है। पंचुएशन मार्क्स वहां नहीं लगेंगे, डेट में नहीं लगेंगे, और मैंने क्या बताया, एड्रेस में नहीं लगेंगे पंचुएशन मार्क्स। यहाँ पर देखिएगा, रिमेंबर द फॉलोइंग पॉइंट्स अबाउट ब्लॉक फॉर्मेट। ब्लॉक फॉर्मेट होता क्या चीज है, देयर इज नो इंडेंटेशन। मान लेते हैं ना, पैराग्राफ चेंज कर रहे हैं तो अच्छे से दिखना भी चाहिए, तो इंडेंटेशन में उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आप आराम से पैराग्राफ चेंज कर सकते हैं। ईच ब्लॉक बिगिंस विद द मार्जिन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। जो भी ब्लॉक है उसका हमेशा आपने स्टार्ट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड से ही करोगे, कोई भी चीज सेंटर लाइन नहीं रहेगी। ईच एक्स्ट्रा स्पेस शुड बी लेफ्ट बिटवीन डिफरेंट सेक्शंस एंड पैराग्राफ्स। अगर पैराग्राफ आप चेंज कर रहे हैं तो अच्छा खासा उसमें ऐसा डिटेल दिखना चाहिए कि आपने स्पेस छोड़ा हुआ है और वो नेक्स्ट पैरा है, ये अच्छे से पता चलना चाहिए उनको। या तो आप एक लाइन पूरा स्किप कर दीजिए, पूरा छोड़ दीजिए, फर्स्ट पैरा खत्म होता है, एक लाइन पूरा छोड़ दीजिए, सेकंड पैरा स्टार्ट कर दीजिए, ये भी चलेगा। ओमिट पंक्चुएशन मार्क्स इन एड्रेस एंड डेट। जैसे कि मैंने बताया, कॉमा जो होता है सैल्यूटेशन के बाद, जैसे कि ना हम लोग लिखते हैं सर या मैम, इसमें आप रिस्पेक्टेड वर्ड का यूज नहीं करते हैं लेटर टू एडिटर में, सर या मैम लिखते हैं। मान लेते हैं आपको पता ही नहीं कि एडिटर जो है वो सर मैम कौन है, तो आप सर/मैम लिख दीजिएगा, चलेगा वो भी। इसमें कॉमा नहीं लगता है। मान लेते हैं ना, आप ऐसा लिखते हैं कि सर कॉमा, फिर आप स्टार्ट कर रहे हो अपनी लाइन, ऐसा नहीं करना है आपको। सिर्फ सर सैल्यूटेशन जो रहती है सर या मैम की, उसमें कॉमा नहीं लगाना है, डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं आप। यू मे यूज द फॉलोइंग लेआउट फॉर लॉजिकल फ्लो ऑफ आइडियाज। तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं, जैसे कि मैंने बताया था। उसके बाद आप लिखेंगे, उसके बाद कॉजेस, जो कि आपके कॉजेस थे, उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस या रिजल्ट्स, जो जैसे कि मैंने बोला, हो सकता है आपके पास सजेशंस ना हो तो आप रिजल्ट्स डायरेक्ट लिख सकते हैं, सजेशंस है तो आप फोर्थ पैरा में वो भी ऐड कर सकते हैं कि हम लोग इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए क्या सजेशन दे रहे हैं। आपकी रहेगी पर्सनल सजेशन, लेकिन सजेशन और ओपिनियन अलग अलग होते हैं। सजेशन क्या होता है, कलेक्टिव होता है कि मोस्टली ना सोसाइटी को किस चीज से बेनिफिट मिल सकता है, या जो भी इशू है उस चीज को किस चीज से आप सॉल्व कर सकते हो, एज अ होल आपको सोचना है, न कि सिर्फ अपना ओपिनियन डालना है। आई पर्सनली थिंक दैट दिस शुड हैपन, ऐसा नहीं लिखना है, क्योंकि वो हो जाएगा आपका ओपिनियन। सजेशन मतलब अलग चीज होती है कि सजेशन मतलब आप सिर्फ सजेस्ट कर रहे हो कि ऐसा किया जा सकता है। अब आप देखिएगा लेटर जो रहता है उसका फॉर्मेट इसी बेसिस ने बताया कि सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सारा चीज मेंशन होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए, उसके बाद सैल्यूटेशन होना चाहिए। उसके बाद आप ना कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज कैसे करेंगे, योर्स ट्रूली। मोस्टली आप एडिटर में क्या करेंगे, योर्स ट्रूली ही लिखते हैं। आप योर्स सिंसियरली भी लिख सकते हैं, लेकिन योर्स ट्रूली ज्यादा लिखा जाता है और ये सही है फॉर लेटर टू एडिटर एंड इन बिजनेस सर्किट्स योर्स सिंसियरली। जैसे मैंने बताया, बिजनेस लेटर्स अब आने ही नहीं वाले हैं, तो उसमें लिखा जाता था योर्स सिंसियरली। आप एडिटर लेटर ही लिखेंगे तो आप लिखेंगे योर्स ट्रूली। यहाँ पर आपके कंटेंट के 2 मार्क्स रहते हैं, जैसे कि इसमें लिखा है एक्यूरेसी का 1 मार्क रहता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज का 1 मार्क रहता है, फॉर्मेट का 1 मार्क रहता है। वेल डेवलप्ड विद सस्टेन्ड क्लैरिटी। आपकी ना क्लैरिटी होनी चाहिए, आपके जो सेंटेंसेस रहते हैं ना
उसमें एक ही सेंटेंस को बार बार आप रिपीट कर रहे हो, उसी चीज को बार बार बता रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लैरिटी रहनी चाहिए, प्लस वन लाइन जो है वो चीज रिपीट नहीं होनी चाहिए, वही चीज यहाँ पर जैसे कि होना चाहिए कि हाईली इफेक्टिव स्टाइल होना चाहिए आपका, कि ना आप आइडियाज को कितने अच्छे तरीके से फॉर्म करके उसमें फॉर्मल टोन लगा के आप एडिटर को लिख के दे रहे हैं। सैल्यूटेशन, सब्सक्रिप्शन, एंडिंग सब कुछ अच्छे से होना चाहिए उसमें। केयरफुली स्ट्रक्चर्ड कंटेंट विद ऑर्गेनाइज्ड पैराग्राफ प्रेजेंटेड कोहेसिवली, जो भी आपके पैराग्राफ्स रहेंगे वो अच्छे से प्रेजेंट किए जाने चाहिए। हाईली इफेक्टिव रजिस्टर, फॉर्मल टोन रहना चाहिए। टेंस आपका वोकैबुलरी आपका बहुत अच्छे से चेक होता है एडिटर वाले पे। इन केस आप अच्छे से लिखते हैं, अच्छे से राइटिंग बनाते हैं, आपका ये सारी चीजें अच्छे से मेंशन हो जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्लस आप इसमें अंडरलाइन कर रहे हैं अगर इशू को, जो मेन इशू था उस चीज को आप अंडरलाइन कर रहे हैं वो भी चलेगा। lucid and appropriate sentences for conveying the ideas precisely and effectively, आपको अपनी आइडियाज को अच्छे से रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि एडिटर जो है उनके पास बहुत सारे अगर लेटर्स आए हैं कंप्लेंट्स के और आपका लेटर उससे कितना अलग है, आपने कितने अच्छे से उसको प्रेजेंट करके लिखा है, जो भी ना आपकी इशू थे, प्लस सजेशन कितना अच्छा दिया है, उसका रिजल्ट कितना अच्छा है, और आपने फैक्चुअल डेटा कितना इंक्लूड किया, बहुत मैटर करते हैं सारी चीजें आपके मार्क्स के लिए। ठीक है, आपका स्पेलिंग, पंक्चुएशन और ग्रामर का अगर थोड़ा भी माइनर मिस्टेक होता है, that do not impede communication, ऐसा होना चाहिए कि कम्युनिकेशन जो उस चीज का मीनिंग था वो चेंज नहीं होना चाहिए उस चीज से। आप टेंस लिख रहे हैं ना, आप ग्रामर लिख रहे हैं, जो भी चीज आप लिख रहे हैं उसमें ऐसा गलती नहीं होना चाहिए जिससे पूरे लाइन का मीनिंग ही चेंज हो जाए, तो वैसी चीज आपको अवॉइड करनी है। पंक्चुएशन, ग्रामर आपको प्लीज ध्यान से लिखना है। उसके बाद आप देखते हैं ना फॉर्मेट क्या होता है और इसका लाइन गैप आपको कितने छोड़ने होते हैं। फॉर्मेट आपका होता है सबसे पहले सेंडर से एड्रेस, जो भी सेंडर का एड्रेस रहेगा, और उसके बाद एक लाइन गैप छोड़नी है आपको, फिर डेट रहेगा। जैसे मैंने बोला डेट करके मेंशन नहीं करना है, डायरेक्ट आपको डेट लिखना है इसमें। और इस वाली जो चीज है इसमें कॉमा नहीं रहेंगे। रिसीवर्स डेजिग्नेशन, रिसीवर्स एड्रेस, जो भी रिसीवर है, जो हमारा एडिटर है उसका डेजिग्नेशन, मतलब कि द एडिटर आप लिखोगे, टू नहीं लिखना है आपको, टू द एडिटर ऐसा नहीं लिखना है, सिर्फ द एडिटर लिखना है आपको। फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम में उसका एड्रेस लिखना है, उनका जो भी ऑफिस रहेगा, जो भी उनका ना मेन ना लोकल डेली न्यूज़पेपर है, जो भी न्यूज़पेपर के वो एडिटर हैं उसका आपको न्यूज़पेपर का नाम लिखना है, उसके नीचे आपको एड्रेस लिखना है, एक दो लाइन का एड्रेस, एक लाइन का मोस्टली चल जाएगा आपका एड्रेस। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपको लिखना है बोल्ड या ब्लॉक लेटर्स में, और उसको अंडरलाइन भी करना है। जैसे मैंने बोला था एडिटर्स के पास बहुत सारे लेटर्स आते हैं, तो आपका सब्जेक्ट उसमें बहुत मैटर करता है, आप किस सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले हो, तो इसीलिए उसको अंडरलाइन प्लस उसको बोल्ड, मतलब सारी जो सब्जेक्ट है फुल ये लाइन जो होगी वो कैपिटल लेटर्स में होगी। सर यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कॉमा नहीं लगा है सर के बाद, आपको सेम वही चीज करनी है। अगर मैम लिख रहे हो आप तो मैम के बाद कॉमा नहीं लगाओगे, डायरेक्ट यहाँ पर स्टार्ट कर दोगे इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, यहाँ पर उसके बाद आएगा आपका मेन बॉडी, फिर उसके बाद आएगा कंक्लूडिंग पैराग्राफ, जिसमें आप यहाँ पर लिख रहे होगे मेन कंटेंट, आप डिटेल में लिखेंगे। यहाँ पर इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में आप सिर्फ इशू को रेस करेंगे, मेन टॉपिक के बारे में आप लिखेंगे। लास्ट में यहाँ पर सजेशन एंड आपका जो रिजल्ट था वो आप लिखेंगे कंक्लूडिंग पैराग्राफ में। यहाँ पर लास्ट में जब आप एंड करते हो तो योर्स सिंसियरली, योर्स ट्रूली सब चलेगा, बस योर्स ओबीडिएंटली नहीं लिख सकते आप इसमें। सिग्नेचर आपको करना है सबसे पहले, नेम के पहले आपको सिग्नेचर करना है। फुल नेम जो रहेगा आपका कैपिटल में रहेगा, प्लीज ध्यान दीजिएगा। अगर नेम आपका ना शॉर्ट में दे रहा है, रोहित दे रहा है, निधि ऐसा ना शॉर्ट में दे रहा है, तो आप उसको ना प्लीज अपने हिसाब से उसका ना सरनेम लिख दीजिए, क्योंकि फुल नेम यहाँ पर लिखना होता है आपको। आपको क्वेश्चन में नहीं दिए तो भी आप बना के लिख सकते हैं फुल नेम। और डेजिग्नेशन ऑप्शनल रहेगा। मान लेते हैं ना कि आप एक नॉर्मल पर्सन हो तो डेजिग्नेशन आपकी होगी नहीं कुछ, तो आपका ऑप्शनल इसीलिए है। मान लेते हैं आप खुद एक एनजीओ के कुछ हो, हेड हो, या कोई कल्चरल सोसाइटी कोई क्लब है उसके हेड हो, तो उसको आप लिख सकते हो इफ क्वेश्चन में मेंशन है। क्वेश्चन मेंशन नहीं है तो ये ऑप्शनल है, ये पूरे फॉर्मेट में ऑप्शनल वाली चीज है डेजिग्नेशन। अब मान लेते हैं ना क्वेश्चन में दिया ही नहीं गया है कि आपका नेम क्या है, जो आप हो ना, जैसे एडिटर को आप लिख रहे हो तो आपका नेम गिवन ही नहीं है क्वेश्चन में, तो आपको क्या करना है, XYZ या ABC अपना नेम रखना है। मैंने यहाँ पर बोला फुल नेम कैपिटल में होनी चाहिए। मान लेते हैं ना रोहित निधि ऐसा स्लैश करके दिया है, फुल नेम नहीं दिया आपका, तो आप उसको फुल नेम बनाएंगे, खुद से उसका सरनेम ऐड करेंगे यहाँ पर, ठीक है। और ऊपर में कहीं भी इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ या मेन बॉडी इसमें कहीं भी मेंशन नहीं करेंगे आप अपना नेम, कहीं पर मेंशन नहीं करना है आपको, सिर्फ इशू के बारे में रेस करना है, उसको कंसर्न को उसको ध्यान पे रखते हुए बस लिखना है। नेम यहाँ पर अपना नहीं लिखना है, आई बैक टू सेड इट ऐसा नहीं लिखना है, या आई एम दिस 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 फिर आप स्टार्ट करो, ऐसा गलत होगा। आपको नेम सिर्फ यहाँ मेंशन करना है लास्ट में, यहाँ पर कहीं भी मेंशन नहीं करेंगे आप नेम को अपने।
उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन फॉर जॉब, आपका नेक्स्ट चीज है कि एप्लीकेशन फॉर जॉब कैसे लिखते हैं। आप देखिएगा उसमें टोन जो रहता है वो भी फॉर्मल रहता है। एप्लीकेशन फॉर जॉब क्या चीज होती है, हम लोग जब भी जॉब के लिए अप्लाई करने जाते हैं तब ये लेटर लिखा जाता है आपका। उसके साथ तीन चीजें हो सकती है, बायोडेटा एक हो सकता है, एक हो सकता है सीवी हो, एक हो सकता है रेज्यूमे हो। इन तीनों चीज के बारे में अगर आपको डिफ्रेंशिएशन पता ना हो तो आप एक बार उसको सुन लीजिए। रेज्यूमे जो होता है, बायोडेटा जो होता है, और सीवी ये कब कब बनाया जाता है। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ बायोडेटा की। क्वेश्चन में अगर ऐसा लिखा है, मेंशन ही नहीं है, मेंशन सिर्फ ये है कि जॉब एप्लीकेशन लेटर आपको लिखना है, तो भी आपको बायोडेटा सीवी रेज्यूमे बनाने की जरूरत है, क्योंकि वो चीज एनक्लोज्ड होती है। वो क्या होता है पता है, जो लेटर होता है ना, कवरिंग लेटर उसको बोलते हैं, जो कि आप स्टार्टिंग में अपना चीज लिखते हैं, उसके बाद रेज्यूमे या सीवी या जो बायोडेटा है वो अगले पेज पे होता है मोस्टली, जब आप एक्चुअल उसके जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। तो सेम वही चीज यहाँ मैंने उनको मेंशन करनी होती है। तो आप लेटर तो वैसे लिखेंगे फॉर्मल टोन में, जैसे आप एडिटर को लेटर लिख रहे थे ना, उसका जो फॉर्मेट था सेम उसमें वही रहेगा जो आपका कवरिंग लेटर है उसमें। लेकिन बायोडेटा सीवी और रेज्यूमे तीनों अलग चीज होती है। बायोडेटा क्या होता है, मान लेते क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि आप ग्रेजुएटेड एक पर्सन हो, एक कॉलेज स्टूडेंट हो जो अभी भी ग्रेजुएट हुआ है, या स्कूल स्टूडेंट हो अभी भी ग्रेजुएट हुए हो आप, और आपको ये चीज दिया जा रहा है कि जॉब एप्लीकेशन लिखना है क्वेश्चन में, ऐसा बोला जाए। तो आप फ्रेश ग्रेजुएट हुए, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप रेज्यूमे तो बना नहीं सकते, क्योंकि रेज्यूमे तब बनाया जाता है जब आप ऑलरेडी कुछ कहीं जगह पोस्ट पे कुछ काम कर रहे थे। तो उसके लिए बनता है बायोडेटा। सबसे पहले बायोडेटा में आपका एक्सपीरियंस लिखा ही नहीं होता है, उसमें आपके बेसिक डिटेल्स होते हैं, अभी हम देखेंगे फॉर्मेट। सीवी होता है और रेज्यूमे होता है। तो रेज्यूमे जो होता है वो क्या होता है ना, जैसे कि मेरा एक जॉब है, मेरा आईटी हेड का जॉब है, मान लेते हैं मैं कहीं और अप्लाई कर रही हूँ कंपनी बी में, वहां पे मेरे को आईटी हेड के जॉब में ही अप्लाई करनी है। हो सकता है मेरे को सैलरी वाइज वो चीज अच्छी लग रही हो, इन्वायरमेंट वाइज अच्छी लग रही हो वो कंपनी, मैं उसमें अप्लाई कर रही हूँ। उसमें मैं रेज्यूमे डालूंगी प्लस मेरा एक्सपीरियंस जो रहेगा, जितने साल का मेरा एक्सपीरियंस है, जितना मैंने पढ़ाई किया है, डिप्लोमा का किया है, डिग्री किया है, सर्टिफिकेशन किया, सब मेंशन रहेगा रेज्यूमे में। मोस्टली वो चीज एकदम शॉर्ट में मेंशन रहती है। रेज्यूमे बहुत बड़ा नहीं होता है, बहुत डिटेल में नहीं होता है। और सीवी जो रहता है उसको बोलते हैं करिकुलम वाइटे। उसका मीनिंग ये है ना, कब हम लोग लिखते हैं, जब हम जॉब को एकदम सेवरली चेंज कर रहे हैं। जैसे कि मैं यहाँ आईटी हेड हूँ, मैं अगले जॉब कंपनी बी में वो पोस्ट के लिए अप्लाई कर रही हूँ, जिसमें मेरा जॉब रहेगा मैनेजर का, मैनेजर रोल के लिए मैं अप्लाई कर रही हूँ, प्लस उसके लिए मैंने पढ़ाई भी कर रखी है। तो ये चीज हो सकती है ऐसा। तो सीवी जब हम लिखते हैं तो उसको एक्सप्लेन करते हैं, डिटेल पे अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है। रेज्यूमे में वही चीज शॉर्ट में एक्सप्लेन की जाती है, सीवी में वही चीज बहुत बढ़ा के एक्सप्लेन की जाती है। और वो चीज सीवी जो रहती है मोस्टली आपको नहीं दिया जाएगा क्वेश्चन में, या तो बायोडेटा देंगे या तो रेज्यूमे देंगे। पर आपको मैं सबका फॉर्मेट में लाइन से बता देती हूँ तीनों चीजों का। देखिए जो आपका ना एप्लीकेशन फॉर जॉब रहता है, मे बी रिटन विद और विदाउट बायोडेटा। क्या होता है ना, जब क्वेश्चन आपको देंगे, मोस्टली सीबीएसई में जो क्वेश्चन रहेगा वो बायोडेटा विथ वाला ही रहेगा मोस्टली। आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं देंगे उन लोग जिसमें बायोडेटा लिखना ही नहीं रहेगा। फॉर्मेट जो रहता है वो सेम रहता है एज दैट ऑफ एडिटर। जो एडिटर को आप लिखते हो फॉर्मल टोन में, सेंडर्स एड्रेस, सैल्यूटेशन, सारी चीज उसकी वाली जो फॉर्मेट थी ना हमने डिस्कस की थी, सेम ये इसमें भी रहेगा। जो आपका कवरिंग लेटर होता है, जो आपको फर्स्ट में बनाना होता है। अब ये ध्यान रखिएगा, आप दोनों लेटर जब लिखते हैं, लेटर टू एडिटर, लेटर टू जॉब एप्लीकेशन, दोनों ही एक पेज में आपका आना चाहिए। इन केस एक पेज में नहीं मेंशन हो पा रहा है, आप प्लीज अपनी राइटिंग थोड़ी स्मॉल कर सकते हो उस चीज पे, तो करिए। और उसको एक पेज में ही मुश्किल से ना थोड़ा थोड़ा आप लाइन गैप छोड़ दीजिए, जितना आपको ना मेंशन किया जा रहा है। उसके बाद आप एक पेज में अगर लिख रहे हैं उसको तो ज्यादा बेटर है वो। अगर दो पेज में जा रहे हैं तो मार्क्स कटेंगे नहीं। ऐसा नहीं होता कि दो पेज में जा रहे हैं तो फॉर्मेट नहीं मेंशन हो रहा है, हो सकता है आपकी राइटिंग वैसी बन नहीं पाई और आप सेकंड पेज तक ले जा रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। यहाँ पर लिखा है बायोडेटा और करिकुलम वाइटे सीवी। इसको क्या करते हैं ना, जॉब एप्लीकेशन फॉर अ जॉब इज अकम्पनीड बाय बायोडेटा ऑफ एप्लीकेंट। बायोडेटा क्या रहता है, आपकी पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन रहती है उन सबका एक फॉर्मल एक वे होता है प्रेजेंट करने का, कि आपके पास क्या क्या डिटेल्स हैं एडिशनल, आपकी ना कितनी पढ़ाई है, एजुकेशनल क्वालिटीज क्या है, वो सारे इसमें मेंशन रहता है। लेटर विद बायोडेटा विल हैव द बायोडेटा एज एनक्लोजर। एनक्लोजर मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने कवरिंग लेटर बना लिया है, उसके बाद कुछ चीज है आप उसको ना अटैच कर रहे हैं, जैसे कि बायोडेटा अटैच कर रहे हैं, तो वो एनक्लोजर कहलाता है। एक कवरिंग लेटर हो गया, एक एनक्लोजर हो गया। द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन विल बी इंक्लूडेड। तो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन जो है इंक्लूड हो जाएगा
अब यहाँ पर देखिएगा नेम इन फुल, मैंने बोला था अगर नेम आधा दिया है तो भी आपको उसमें सरनेम जुड़ा के फुल करना ही पड़ेगा। इनकेस फुल नेम दिया है तो आपको कोई फिर है ही नहीं। इनकेस आपको फुल नेम दिया है तो आपकी कोई चिंता की बात ही नहीं, फुल नेम लिख दीजिए। फादर्स नेम यहाँ पर रहता है प्लस मदर्स नेम भी यहाँ पर रहता है मोस्टली, लेकिन आप अगर कोई एक भी मेंशन करना है, जैसे कि नाम दिया नहीं है क्वेश्चन में फिर भी आपको मेंशन करना है, तो आप सरनेम को सेम रख दीजिए, नाम अपना बना सकते हैं। इसमें XYZ लिखने का कोई वो सेंस नहीं है, आप सिर्फ नेम लिख दीजिए। अब यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ जो भी रहती है या आपकी एज, तो दोनों को स्लैश करके आप लिख सकते हैं। ये फॉर्मल वे होता है, जब हम रेज्यूमे या जॉब एप्लीकेशन लिखते हैं ना, तो हम पहले डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं, उसके बाद स्लैश करके अपना एज लिखते हैं, जो भी एज जो भी ईयर्स में है। उसके बाद परमानेंट एड्रेस आपको डालना है। यहाँ पर टेलीफोन नंबर, आपका टेलीफोन खुद का, आपका जो मोबाइल नंबर रहेगा वो डालना है। ईमेल आईडी आपकी खुद की रहेगी। अब आप क्या जाते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, जो आपने सेकेंडरी स्कूल में जो भी ना एग्जाम आपने पास किया, कितने आपके ग्रेड्स आए थे, परसेंटेज कितने आए थे, या CGPA जो भी होती है, सारा चीज़ आप मेंशन करेंगे। 10th क्लास, 12th क्लास, या उसके बाद का भी अगर ग्रेजुएशन का है BCom BSc, ये आप मेंशन करेंगे। टर्शरी होता है आपका कॉलेज, जैसे कि मैंने बोला यूनिवर्सिटी में आपका कितना डिवीजन आया था, आपका कितना परसेंटेज, CGPA जो भी आया था आप लिख सकते हैं। टेक्निकल या प्रोफेशनल, मतलब कि अगर आपको किसी चीज़ की डिग्री है या डिप्लोमा है तो आप यहाँ मेंशन करेंगे, और उस इंस्टीट्यूशन का जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम भी मेंशन करेंगे। ये थर्ड लेवल हो गया आपका प्रोफेशनल लेवल, ये सेकंड लेवल है कॉलेज, और फर्स्ट लेवल है आपका स्कूल लेवल। लास्ट में एनी अदर, इन केस कोई सर्टिफिकेशन आपने किया है जो इसके जो जॉब है आपका पोस्ट है उसके लिए ज़रूरी था, या हो सकता है उसके लिए आपको वैल्यू को बढ़ा दे, तो सर्टिफिकेशन भी आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। ये एक्स्ट्रा वैल्यू पॉइंट आपको ऐड देगा। उसके बाद एक्सपीरियंस, अब हो सकता है ना आप CV बना रहे हो तो आपका एक्सपीरियंस होगा, हो सकता है आप ना बायोडेटा में ना बनाते हैं तो उसमें फ्रेश ग्रेजुएट हैं, क्वेश्चन में ऐसा लिखा है, तो आप क्या करेंगे एक्सपीरियंस की जगह ना आप क्या करेंगे ना, हो सकता है आपने ना कहीं इंटर्नशिप कर रखी थी, आपके कॉलेज डेज में हो सकता है आपने इंटर्नशिप की थी होगी, तो इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस आप यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि आपने जॉब तो पहले किया नहीं, बायोडेटा फर्स्ट टाइम बन रहा है। तो आप क्या करोगे यहाँ पर मेंशन करोगे आपका जो भी इंटर्नशिप था, जितने टाइम के लिए पीरियड के लिए आपने किया था, और किस इंस्टीट्यूशन में, किस ऑर्गेनाइजेशन में आपने किया था, वो आप मेंशन करोगे, जो भी 1 2 3 जितने भी रहेंगे। उसके बाद प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट, अगर मान लेते हैं ना आप ऑलरेडी एम्प्लॉयड थे कहीं पर, हो सकते कॉलेज से पहले ही ऐसा था कि एम्प्लॉयमेंट कहीं मिल गई हो, तो यहाँ पर वो चीज़ मेंशन कर देंगे। ऑर्गेनाइजेशन, पोजीशन और सैलरी आपकी कितनी मिलती थी वो ऑप्शनल है, वो मेंशन करना। अब यहाँ पर देखते हैं हॉबी, हॉबी जो होती है आपकी पर्सनल हॉबीज आप लिख सकते हैं, लेकिन रेलेवेंट होना चाहिए आपके जॉब से, जो आपका जॉब है ना उस चीज़ से रेलेवेंट होना चाहिए। लैंग्वेजेस नोन, अब मान लेते हैं ना क्वेश्चन खुद स्पेसिफाई कर रहा है कि उस पर्सन को मराठी आनी चाहिए, उस पर्सन को इंग्लिश आनी चाहिए, तो आप उस चीज़ को मेंशन करोगे यहाँ पर कि क्या आपको लैंग्वेज आते हैं, क्योंकि ना अगर ऐसा क्वेश्चन में लिखा है और आप उसको स्किप कर दिए, मान लेते हैं कि उसमें मराठी आनी चाहिए थी, आप उसको लाइन को स्किप कर दिए, या एडवर्टाइजमेंट को अच्छे से पढ़े नहीं जिसमें लिखा था मराठी लैंग्वेज, तो क्या करोगे ना उसको भूल जाओगे, आप यहाँ पर लैंग्वेजेस नोन में सिर्फ लिख दोगे हिंदी या इंग्लिश जो भी है, तो आपको जॉब में रखा ही नहीं जाएगा, क्योंकि उसकी पोस्ट की ना वो स्पेसिफिकेशन थी कि मराठी लैंग्वेज आनी ही चाहिए, इसलिए यहाँ पर लैंग्वेज नोन में वो मेंशन करना रहेगा आपको। रेफरेंस, यानी कि रेफरेंस मतलब होता है आपके जो कोई हेड पर्सन जो ऑलरेडी अच्छे पोस्ट में है, उन्होंने आपको रेफरेंस दिया है इस जॉब के लिए, तो ऐसा होता है ना वो ट्रस्टवर्दी होते हैं किसी कंपनी के। अब अगर उनको वो जो हेड है वो कांटेक्ट करे और वो पूछे कि आप कैसे हो, आपकी जो क्वालिटीज है वो पूछे और आपका वैलिड हो, तो वो आपको जॉब में आसानी से रखेंगे। तो रेफरेंस देना है ऐसे पर्सन का जिसका अच्छा डेजिग्नेशन हो, अच्छे पोस्ट पे हो और रेलेवेंट जो इंडस्ट्री है उससे हो, जैसे कि टीचर है तो आप रेलेवेंट इंडस्ट्री के लोग को देख सकते हो, प्रोफेसर आपके जो कॉलेज में प्रोफेसर थे, असिस्टेंट प्रोफेसर हो सकते हैं, कोई HOD हो सकते हैं, उनको आप रेफरेंस में डाल सकते हो। इनके सॉफ्टवेयर इंजीनियर का कुछ है तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो मोस्टली होते हैं एक्चुअल पे रियल में जो होते हैं उनका नाम लिख दीजिए। अगर आपको नाम नहीं भी पता आप नाम बना के लिख दीजिए। सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो भी पोस्ट में है, जो भी जितना भी उन्होंने पढ़ाई किया है, अच्छे लेवल पे है, उसको आप यहाँ पर अच्छे से मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद अपना सिग्नेचर यहाँ पर डालना मैंडेटरी होगा। साइन को आप ऐसा ही साइन करोगे जैसे उसका नाम था, मतलब सिग्नेचर ऐसा लिखना नहीं है आपको, डायरेक्ट साइन करना है, जो भी उनका नाम था उसका साइन खुद से बना लीजिए, डायरेक्ट साइन कर दीजिए। ओके, तो आर्टिकल राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग क्या होता है ना, बहुत ईजी है ये चीज। प्लस आपको जो टॉपिक दिया गया है, अगर आप उससे ना रेलेवेंट हो, बहुत अच्छा आपको उस बारे में आता है, तो आपको ना फ्रेम करना है। सबसे पहले तो कोड जो है वो रेलेवेंट हो सकता है, इस
टॉपिक से, जैसे कि मान लेते हैं एयर पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, ऐसा कुछ है तो उसके बारे में कुछ कोट है, हो सकता है स्वच्छता अभियान, ये इसके बारे में कुछ कोट है, किसी ने बोला है एक्चुअली, तो उसको लिख दीजिए। हो सकता है ना कोई ना एमिनेंट पर्सनैलिटी है जो इससे कनेक्टेड है, इस टॉपिक से, जिन्होंने उसमें ना कॉन्ट्रीब्यूट किया है, तब उसको लिख दीजिए। उनके बारे में थोड़ा बताइए जो रियल लाइफ में इस चीज से कनेक्टेड थे। तो आर्टिकल राइटिंग इज अ प्रोसेस फॉर इन्वेंटिंग और रेदर प्रेजेंटिंग योर थॉट्स इन अपीलिंग वे। आपके थॉट्स जरूर हैं वो, लेकिन आपके ओपिनियंस नहीं होने चाहिए उसमें, पर्सनल ओपिनियन, पर्सनल बायस आपको उसमें शो करने की कोई नीड नहीं है, पर इसमें आपकी क्रिएटिविटी दिखती है। तो आपको ना टोन ऐसा यूज करना है कि उनको ऐसा शो नहीं करना कि वो आपकी ओपिनियन है, बस टोन ऐसा यूज करना है उसमें। द राइटर थिंक्स क्रिटिकली एंड रीशेप समथिंग नोन टू समथिंग दैट इज डिफरेंट एंड ओरिजिनल। जो भी ओरिजिनल चीजें होती है ना, मोस्टली वही पूछा जाता है आपको, जो रियल में ना एग्जिस्ट करती है। और ईच पीस ऑफ राइटिंग हैज अ पर्पस एंड इज टारगेटेड एट एन ऑडियंस। मान लेते हैं आप किसी को ना ये चीज पढ़वा रहे हो, आप आर्टिकल लिखे, उसको कोई पढ़ने वाला है, तो ऑडियंस क्या फील कर सकती है ना उस चीज के बारे में पढ़ के, वो आपको समझते हुए ही लिखना है। ऐसा नहीं कि वो आप अपने लिए लिख रहे हो, आप किसी और को रीडेबली बनाने के लिए वो चीज लिख रहे हो। अब यहाँ पर थिंग्स जो है वो अवॉइड जो करनी है आपको, वर्बोसिटी मतलब होता है यूजिंग मोर वर्ड्स देन आर नेसेसरी टू एक्सप्रेस एन आइडिया। कोई एक आइडिया है उसको आप घुमा फिरा के उसी चीज को दोबारा तिबारा एक्सप्लेन कर रहे हो, ये गलत हो जाएगा, ये अवॉइड करना है आपको। कोई एक टॉपिक है उसको एक ही बार एक्सप्लेन करिए। और रिपीटिशन, जैसे कि मैंने बोला एक आइडिया को आप अलग अलग वर्ड्स में बता रहे हो, ये नहीं चलेगा इसमें। पेडेंट्री मतलब होता है यूजिंग हाई साउंडिंग वर्ड्स, जो होते हैं ना ऐसे वर्ड्स जो नॉर्मल इंग्लिश के नहीं है, जो बहुत हाई वर्ड्स होते हैं, वो आपको अवॉइड करना रहेगा। अब इसमें क्या है ना, पेरिफेरेसिस, यूजिंग अ राउंड अबाउट वे ऑफ सेइंग अ सिंपल थिंग। एक सिंपल थिंग है उसको आप राउंड घुमा के कुछ और तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हो, तो ये हो सकता है ना उसका ना डबल मीनिंग निकलता हो, या फिर हो सकता है ना उसका मीनिंग जो है वो रीडर को ना समझ में जो आप पोर्ट्रे करना चाह रहे हो, ये इसीलिए इसको अवॉइड करना चाहिए। और यूज ऑफ एशियंट या आउटडेटेड वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जो ना कभी ज्यादा सुने भी नहीं गए प्लस पहले यूज हुआ करते थे कभी, तो उसको नहीं लिखना है आपको इसमें। इसके बाद वर्ड्स और एक्सप्रेशन यूज्ड इन फैमिलियर कन्वर्सेशन, जैसे कि ना बाई फोन, एकदम ना नॉर्मल चीजें, आपको ना उस चीज को थोड़ा फॉर्मली लिखना है। थोड़ा सा ना व्हीकल आप यूज कर सकते हैं जैसे बाइक के जगह, तो ऐसी चीजें लिखना है जिसमें आपको समझा रहे हो कि वो फॉर्मल हो। यहाँ पर ना इन्वेंटेड फॉर ह्यूमर, अगर आप ह्यूमरली कुछ बोल रहे हो तो जैसे कि ना ये कूल डूड डैम लिखा हुआ है, ये सारी चीजें आपको यूज नहीं करनी। शॉर्ट फॉर्म्स आपको यूज नहीं करने हैं, जैसे कि ना दे आर, तो THEY दे, आप अपोस्ट्रोफी करके RE लिख रहे हो, ऐसा गलत है। दे आर पूरा फुल लिखिए। जैसे कि कोई शॉर्ट वर्ड्स होते हैं ना, जैसे कि बिकॉज को आप कॉज लिख रहे हो, तो ये गलत हो जाएगा आपका। नॉर्मली आपको फुल वर्ड्स में ही लिखना है जो भी चीज है। और ट्रांसलेटिंग द आइडियम्स एंड एक्सप्रेशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, हो सकता है ना आप इंडियन लैंग्वेज में बायस होकर कुछ चीज को ऐसा लिख रहे हो, ये भी गलत हो जाएगा। तो बायस्ड नहीं होना है आपको किसी लैंग्वेज की तरफ। उसके बाद कंपेयरिंग अ थिंग और टू और मोर थिंग्स, आपको किसी चीज को ना कंपेयर करके शो नहीं करना है। आप बता रहे हो अपना व्यू पॉइंट रख रहे हो वो सही है, लेकिन कंपेयर करके शो नहीं करना है, जो कि CBSE ने इसमें बताया हुआ था आप लोग को। अब यहाँ पर देखिएगा फॉर्मेट के 1 मार्क्स होते हैं आपके, कंटेंट के 2 मार्क्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज के 1 मार्क और एक्यूरेसी के 1 मार्क होते हैं आपके। इसका फॉर्मेट कुछ नहीं है, सबसे पहले टाइटल लिखना है आपको। टाइटल जो आपकी आर्टिकल का टाइटल होने वाला है, अगर वो क्वेश्चन में दिया है तो ठीक है, क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आप खुद से टाइटल को इतना आई कैचिंग बनाइए कि उसको पढ़ के ही थोड़ा सा ऐसा लगे कि स्लोगन वे में है, तो थोड़ा अच्छा लगेगा वो चीज। उसके बाद बाय लाइन होता है कि किन्होंने वो आर्टिकल लिखा है, मतलब कि मेरा अगर नाम नहीं दिया है उस क्वेश्चन में तो मैं उसमें खुद से नाम नहीं बनाऊंगी, XYZ या ABC लिख सकते हैं आप। स्पेलिंग या पंक्चुएशन इन ग्रामर कंसिस्टेंटली लार्जली एक्यूरेट, आपका ना ग्रामर जो रहना चाहिए वो एक्यूरेट रहना चाहिए, माइनर एरर जो होते हैं उसको अवॉइड करिएगा। और थोड़ा सा फ्रेमिंग पहले करिए, आर्टिकल में ना आप क्या क्या लिखने वाले हो उसको फ्रेमिंग पहले करिए। अब मान लेते हैं आप कोड पहले लिखने वाले थे, उसके बाद ना कोई ऐसा डेटा था, कोई फैक्ट था, मान लेते हैं ना लिटरेसी रेट था, कुछ था ऐसा, मान लेते हैं कि ना अभी लिटरेसी रेट जो होती है वो कितनी अच्छी चल रही है, इंडिया में ग्रोथ हो रहा है, GDP आ गया, तो कितना % का ग्रोथ हुआ है, आप उसमें फैक्चुअल डेटा डाल रहे हो, उस चीज को ना अलग से बैक पेज में लिख लीजिए कि आप ये मेंशन करने वाले हो, लाइन बाय लाइन। मान लेते हैं कि ये सब फ्लो चार्ट टाइप का बना लीजिए, उसके बाद आप उस चीज को आर्टिकल के फॉर्म में लिखिए। नहीं तो क्या होगा, आप पूरा आर्टिकल लिख लेंगे, आपको बाद में कुछ आइडिया आएगा तो आप उसमें फिर फिट नहीं कर पाएंगे। अब देखते हैं आर्टिकल राइटिंग का फॉर्मेट। तो फॉर्मेट देखिएगा, फॉर्मेट बड़ा सिंपल है। यहाँ पर एक होता है टाइटल आपका, बायलाइन होता है। बायलाइन जो रहता है यहाँ पर नेम या डेजिग्नेशन जो होती है राइटर का, अगर डेजिग्नेशन
तो आप नहीं लिखेंगे, है तो आप लिखेंगे, वो आप लिखेंगे नेम। यहाँ पर बाय लाइन में यूज फिक्शियस इन्फॉर्मेशन इफ क्वेश्चन डज नॉट डिस्प्ले, मतलब कि फिक्शियस इन्फॉर्मेशन मतलब ये होता है अगर क्वेश्चन में आपको नाम नहीं दिया है तो आप XYZ ऐसा लिखेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्टरी पैरा क्या होता है, रेलेवेंट टॉपिक सेंटेंस प्लस एक्सपेंशन। क्या होता है ना, इंट्रोडक्शन में हम आपको ना अच्छे से बताएंगे कि ना आर्टिकल जो रहते हैं उसको, उसका मेन टॉपिक क्या है, मेन थीम क्या है आर्टिकल का, वो आपको इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में लिखना है। डिस्कशन ऑफ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द टॉपिक, जैसे कि कॉजेस, उसकी इफेक्ट्स, जो भी चीज़ है उसके कॉजेस इफेक्ट क्या है, या अगर पॉजिटिव टॉपिक है तो उस चीज़ से क्या इम्पैक्ट पड़ा है, अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या चीज़ पड़ा है वो आप लिखेंगे। और एविडेंस आप लगाएंगे उसमें। एविडेंस कैसे होता है ना, अगर न्यूज़ में कुछ चीज़ वो आई थी तो न्यूज़ में ऐसे वे में आई थी, ऐसा हेडलाइन था, आप लिख सकते हैं उस चीज़ को। और 1 और 2 पैरा में आप उस चीज़ को अच्छे से डिटेल में लिख लीजिए। लास्ट में कंक्लूडिंग पैरा डालेंगे, उसमें हम लिखेंगे कि राइटर का ओपिनियन क्या है। तो इसमें ऐसा हो सकता है कि बायस नहीं होना है आपको, ओपिनियन तो आप लिख रहे हैं पर आई का वर्ड यूज नहीं करना है आपको ओपिनियन अपना लिख देना है। उसके बाद कमेंट प्लस रिकमेंडेशन हो गया, सॉल्यूशन हो गया, या ना कोई होप हो गया। जैसे कि ना हो सकता है ना कोई वार्निंग है किसी चीज़ की ना, जैसे कि मान लेते हैं ग्लोबल वार्मिंग है, अब वो आगे बढ़ गई अगर फ्यूचर में तो क्या क्या उसके ना रिजल्टेंट्स हो सकते हैं, तो उसका वार्निंग देते हुए भी लिख सकते हैं उस चीज़ को। या फिर ना सॉल्यूशन उसका दे सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं कि इस चीज़ को करने से वो चीज़ जो नेगेटिव इम्पैक्ट कर रही थी वो थोड़ी सी कम हो सकती है, ये आप लिख सकते हैं आर्टिकल में पूरा। आर्टिकल इज नॉट बॉक्स्ड, कभी भी आर्टिकल को बॉक्स में नहीं बनाइएगा। बॉक्स हैज बीन यूज्ड हियर एज अ टूल फॉर क्लियर इलस्ट्रेशन। ये जो बॉक्स है ना ये फॉर्मेट में इंक्लूडेड नहीं है, सिर्फ इलस्ट्रेशन के लिए यूज किया गया, ठीक है। आर्टिकल को भी बॉक्स में नहीं बनाया जाता है। अब हम आते हैं लास्ट चीज जो आर्टिकल के अपोजिट में आती है, जो कि है रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है। रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है ना, रिपोर्ट जो होता है न्यूज़पेपर रिपोर्ट भी हो सकता है नॉर्मल रिपोर्ट राइटिंग भी हो जो कि स्कूल इंस्टीट्यूशन वाली हो, या हो सकता है कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई हैपनिंग है जो आपने खुद देखी है, उस चीज़ का आपको रिपोर्ट लिखना है। जैसे कि एनुअल फंक्शन हो गया, उस चीज़ का आपको रिपोर्ट लिखना है, तो वो आ जाएगा इस कैटेगरी में, ऑर्गेनाइजेशन वाली कैटेगरी में। हो सकता है कुछ एक्सीडेंट हो गया था किसी का, और कोई ऐसे तरीके से एक्सीडेंट हुआ है जो बहुत ही हार्मफुल रहा है, जो 2 पर्सन्स थे, तो उस चीज़ का आपको रिपोर्ट लिखना है कि पुलिस आई, फिर ऐसा हुआ, उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, वो आपका इस कैटेगरी में आ जाएगा। और ये कैटेगरी रिपोर्ट ऑफ अबाउट इंक्वायरी और सर्वे, कुछ ऐसा चीज़ जिसमें आप सर्वे को इंक्लूड कर रहे हो, ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं आपके एग्जाम में। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं स्पोर्ट टाइप के। रिपोर्ट न्यूज़पेपर भी हो सकता है, कॉलेज इंस्टीट्यूशन वाला, एक्सीडेंट वाला या इंक्वायरी वाला। इसमें एक फॉर्मेट ऐसा है नॉर्मल सा, हेडलाइन रहेगा आपका, बायलाइन, बायलाइन मतलब होता है रिपोर्टर, किन्होंने लिखा है। अगर रिपोर्टर आप ही हो, आपका नाम शो कर रहा है तो आप ही रिपोर्टर रहोगे, आप अपना नाम लिखोगे वहां पर। और ओपनिंग पैराग्राफ रहेगी, ओपनिंग पैराग्राफ में आपका क्या रहता है मोस्टली डेट, टाइम, वेन्यू। तो डेट, कौन सी डेट पे वो इवेंट हुआ, क्योंकि रिपोर्ट आप कैसी चीज का लिख रहे हो जो ऑलरेडी हो चुका है, पास्ट टेंस में आप लिख रहे हो, तो उस चीज को आप डिस्क्राइब कैसे करते हो ना, फर्स्ट पैराग्राफ में आप उसको लिखोगे सबसे पहले कि कौन से डेट में वो इवेंट हुआ जो भी ओकर हुआ, कौन सी टाइम, कौन सी डेट में वो चीज़ हुई है, उसके बाद डिटेल में चले जाइए। डिटेल जो है वो अगले 2 पैराग्राफ्स में आप दे सकते हैं, टोटल 3 पैराग्राफ आपके हो गए हैं। और एक कंक्लूसिव स्टेटमेंट लास्ट में, या तो आप ना किसी चीज़ का समरी दे दीजिए कि होल रिपोर्ट का ना क्या समरी रहा। मान लेते हैं मैं न्यूज़पेपर रिपोर्ट लिख रही थी, उसमें ऐसा हुआ है कि ना एक्सीडेंट हो गया है, एक्सीडेंटल कुछ चीज़ हुई है, लास्ट में क्या चीज़ हुई, तो लास्ट में ऐसा हुआ कि ना वो जो जिन्होंने एक्सीडेंट किया था उनको पुलिस पकड़ ली गई और उनको अरेस्ट कर लिया गया, प्लस जो पेशेंट थे उनको ना हॉस्पिटल लेके चले गया, तो हॉस्पिटल ले जाया गया। तो ये सारी चीज़ आप लिख सकते हो यहाँ पर लास्ट में, कंक्लूजन में। या हो सकता है जैसे एनुअल फंक्शन का था, कोई पॉजिटिव चीज़ है तो एनुअल फंक्शन कैसे एंड हुआ, तो हो सकता है कि ना लास्ट में चीफ गेस्ट ने ना टॉपर्स को, सारे टॉपर्स को जो भी है आपकी प्राइजेस दी गई, उनको अच्छे से अप्रिशिएट किया गया, वो आप इसको इससे एंड कर सकते हो। मोस्टली सारे स्टूडेंट जो थे वो बहुत खुश थे, ये चीज़ आप एंड कर सकते हो इस चीज़ में। हो सकता है ना कोई नेगेटिव टॉपिक है तो अपील या वार्निंग, इस चीज़ की वार्निंग, मतलब कि आगे अगर ऐसा हुआ तो उससे क्या क्या रिजल्टेंट हो सकते हैं। किसी ने अगर ऐसा चीज़ वापस दोहराया, अगर वो नेगेटिव चीज़ है, अगर वो न्यूज़पेपर रिपोर्ट है, तो कुछ ऐसी चीज़ जिसमें चोरी हुई थी या कुछ ऐसा हुआ था, उसमें आप वार्निंग देते हुए लिख सकते हो। अब उसके बाद स्पेसिफिकेशंस, ठीक है। हेडलाइन, तो हेडलाइन क्या होना चाहिए, कैची एंड ब्रीफ होना चाहिए। मैंने बोला था आर्टिकल और रिपोर्ट में दोनों का जो हेडलाइन होता है वो कैची होना चाहिए हमेशा। और रिपोर्ट जैसे कि आप देखेंगे ना, न्यूज़पेपर रिपोर्ट, आप कभी न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, उसका जो हेडलाइन रहता है, मोस्टली अगर आप हेडलाइन को देखते हो ना तब आप पढ़ते हो, मोस्टली
मोस्टली आप देखिएगा हेडलाइन अगर अच्छा नहीं होता है आप उसके अंदर की न्यूज़ को पढ़ते नहीं हो। सेम चीज़ यहाँ पर भी इशू होती है कि ना क्या होता है, रिपोर्ट का अगर हेडलाइन ही ठीक नहीं है, हेडलाइन ही अच्छा नहीं है, प्रॉपर नहीं लग रहा है, तो आप उस चीज़ को पढ़ोगे क्यों। तो रिपोर्ट का और आर्टिकल का दोनों का हेडलाइन काफ़ी अच्छा होना चाहिए, प्लस क्रिएटिविटी आप उसमें दिखा सकते हो, थोड़ा स्लोगन वाइज उसको चीज़ को घुमा सकते हो। अब यहाँ पर लाइन विद द राइटर्स नेम इज कॉल्ड बाय लाइन। जो भी आपकी बाय लाइन होती है उसमें होता है आपके राइटर का नेम और लीड पैराग्राफ। लीड पैराग्राफ मतलब सबसे फर्स्ट पैराग्राफ, उसमें आपको क्या क्या मेंशन करना है, हु व्हाट वेयर व्हेन, जैसे मैंने बताया था डेट टाइम वेन्यू, वो सारी चीज़ तो मेंशन होगी। रिपोर्ट जो रहती है उसमें आप दिखेगा इंसिडेंट जब हुआ उस समय का डेट टाइम। ऐसा नहीं कि मैं आज रिपोर्ट लिख रही हूँ तो आज का डेट टाइम में लिख रही हूँ, ऐसा नहीं। आपको क्या लिखना है ना, जब वो इंसिडेंट हुआ उस दिन का डेट टाइम आपको लिखना है यहाँ पर, और नेम एंड नेम ऑफ पर्सन इवेंट जो भी था उस चीज में। मान लेते एनुअल फंक्शन का इवेंट था तो उसमें क्या लिखेंगे आप, चीफ गेस्ट आए थे, चीफ गेस्ट कौन थे, प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी थे, क्या थे, वो एक्टर थे, सारा चीज उसमें मेंशन करोगे आप। और उसके बाद प्लेस वेयर द इंसिडेंट हैपेंड, वो कौन सा प्लेस था जहाँ ये इंसिडेंट टेक प्लेस हुआ है, वो चीज़ आपको मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपकी डिटेल्स जो भी हो सकती है, ये सारी चीज़ मैंडेटरी रहती है आपकी। अब यहाँ पर देखिएगा डिटेल्स ऑफ द इंसिडेंट, इंसिडेंट की डिटेल्स आपको फुल में देनी है। रीजंस व्हाई द इंसिडेंट हैपेंड, अगर कुछ ऐसा रीजन भी है जिस वजह से वो इंसिडेंट हुआ था वो भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर। अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ रिपोर्ट है तो उसके कारण, जैसे कि पॉट होल्स थे वहाँ पर रोड्स में, उसके कारण एक्सीडेंट हुए, तो आप उस चीज़ को भी लिख सकते हैं कि क्यों वो हुआ था एक्चुअली में, क्यों वो इंसिडेंट ऑकर हुआ, अगर नेगेटिव है तो। ठीक है। अब पैराग्राफ 2 में आपको क्या करना है, पैराग्राफ 2 में सेकंड पैराग्राफ शुड टेल द रीडर हाउ द इंसिडेंट हैपेंड, मतलब कि कैसे वो इंसिडेंट हुआ, इन डिटेल आपको वो चीज़ बतानी है। आई विटनेस, अगर कोई आई विटनेस है, जैसे कि न्यूज़पेपर रिपोर्ट हो गया, तो उसमें ना किसी ने एक्चुअली में वो चीज़ होते हुए देखी है, एक्सीडेंट हो गया तो एक्चुअली में किसी ने वो चीज़ देखी है, अब उसको भी बताइए। कोई शॉप ओनर था जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ तो उसने ये चीज़ देखी, पुलिस को उसने बताया, सारी चीज़ आप मेंशन करिए। एकदम ना रियल लगना चाहिए कि एक्चुअल वो न्यूज़पेपर रिपोर्ट है या एक्चुअल एनुअल फंक्शन का कुछ रिपोर्ट है, तो आप उसको लिखेंगे। आई विटनेस, अब एनुअल फंक्शन में तो हम सब हो जाएंगे, मोस्टली ये ना नेगेटिव वाली चीज़ों में बोल रहे हैं कि उसमें आई विटनेस कुछ लोग होते हैं। इसके बाद यहाँ पर डिस्क्राइब द प्लान फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब कि कोई ऐसा चीज़ है जिसमें ना हम आगे भी बात करने वाले हैं, कोई ऐसा रिपोर्ट है जिसमें आगे भी यूज़ होने वाले उस चीज़ का, तो आप उसको मेंशन कर देंगे। उसके बाद रिमेंबर टू यूज सिंपल क्लियर बट फॉर्मल लैंग्वेज, फॉर्मल लैंग्वेज ही रखना है आपको और सिंपल और क्लियर रहना चाहिए। इसमें भी ज़्यादा जो इंग्लिश होती है ना, जो एक्स्ट्रा इंग्लिश एफर्ट्स हम लगाते हैं, एक्स्ट्रा वर्ड्स, वो चीज़ आप मेंशन नहीं करोगे इसमें, तब ज़्यादा बेटर रहेगा। उसमें आपको ना कंटेंट के 2 मार्क्स मिलते हैं, कैसे कि ऑल पॉइंट्स आपने इंक्लूड किए हैं रिपोर्ट में, जो बोला गया था आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। वेल डेवलप्ड विद सस्टेन क्लैरिटी, आपकी क्लैरिटी काफ़ी अच्छी है। कैसे, हूँ जो है मतलब कि नेम ऑफ इवेंट, हो सकता है ना कोई इवेंट अच्छा खासा पॉजिटिव इवेंट है, उसमें कोई स्पॉन्सर है, कोई ना होस्ट है, उसका नेम आप अच्छे से बता रहे हो कि उसने बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया, ये भी लिखिए आप। डेट टाइम वेन्यू तो आपको लिखना ही लिखना है। इवेंट प्रोग्राम की डिटेल्स फुल रहने चाहिए। ऑब्जर्वेशन या कमेंट्स, ये आपके पर्सनल हो सकते हैं, फिर से मैं बोल रही हूँ उसमें आई का यूज नहीं होना चाहिए, और पर्सनल ऑब्जर्वेशन आपका जो रहेगा आपको वही लिखना है, पर आई का यूज किए बिना। अब हम देखते हैं कि इसमें ना पेपर पैटर्न आपका क्या होने वाला है इंग्लिश में। सबसे पहले आपका रीडिंग स्किल जो रहेगा उसमें आपका कंसेप्चुअल, अंडरस्टैंडिंग, डी कोडिंग, एनालाइजिंग, इन्फरिंग, ऐसे टाइप की चीज़ें आपको, ऐसे डेटाज आपको देखने मिलेंगे ना आपके पैसेज में। और आपको क्या करना रहेगा ना, इसमें ना 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन दोनों आ सकते हैं। जैसे मैंने बोला था कोई एक क्वेश्चन रहेगा वो 2 मार्क्स का रह सकता है आपका, टोटल ये आता है आपके 22 मार्क्स का। ओके, जो आपका सेकंड पैसेज रहता है वो 10 मार्क्स का रहता है मोस्टली, फर्स्ट पैसेज जो रहता है वो 12 मार्क्स का रहता है। ऐसा ही आपने सेवर वेव में देखा होगा और ये आने के चांसेस भी हैं। उसके बाद कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन ऑफ रूल्स, एनालिसिस, रीजनिंग, जैसे मैंने बताया इस चीज़ में एनालिसिस और इवैल्यूएशन का बहुत बड़ा रोल है, स्टैटिस्टिक्स का बहुत बड़ा रोल है। अगर आपको ग्राफ जैसा क्वेश्चन आ जाता है या ऐसा क्वेश्चन है जिसमें परसेंटेज इंक्लूडेड है, तो आपको थोड़ा कंपैरिजन उसमें करके फिर आंसर करना हो, ऐसा भी हो सकता है। एमसीक्यूज भी आपको दिए जा सकते हैं, प्लस 1 वर्ड भी दिए जा सकते हैं, या फुल फ्लैश 2 लाइन का आंसर भी आपको लिखने बोला जा सकता है, 40 वर्ड्स का भी लिखने बोला जा सकता है। आप इसमें ना सिर्फ और सिर्फ टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाइए। इसमें क्या होता है 4 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं आपका क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स में। इसमें आपको क्या रहता है ना, नोटिस रहता है आपका, इन्विटेशन और इन्विटेशन की रिप्लाईज रहते हैं, आर्टिकल एंड रिपोर्ट राइटिंग रहती है, जिसके फॉर्मेट्स हमने देखे हैं अभी। टोटल
क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स। उसके बाद लास्ट रहता है आपका लिटरेचर सेक्शन, जो कि आप साल भर पढ़े हैं, जिस टॉपिक पे आप बुक पे साल भर पढ़े हैं उस चीज़ के बाद आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं। रिकॉलिंग, रीजनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन होती है। 2, 4, 5 एंड 6 मार्क्स क्वेश्चंस, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। टोटल इसमें आता है 40 मार्क्स का। मार्किंग स्कीम कैसे रहती है, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन जो है 1 या 2 मार्क्स के रहते हैं। मैंने बोला MCQs रहते हैं, 1 वर्ड, फिल इन द ब्लैंक हो सकता है, 1 लाइनर क्वेश्चंस हो सकते हैं। ये आपका रीडिंग स्किल्स हो गया। मार्किंग जो रहती है क्रिएटिव स्किल्स में, वो कैसे बेस पे रहती है, क्वालिटी ऑफ राइटिंग। तो मैंने बोला कितना क्रिएटिविटी आप दिखा सकते हैं, कितने अच्छे से सेंटेंस फॉर्म किया है आपने, करेक्टनेस ऑफ ग्रामर कितना अच्छा है, वो आपका मैटर करता है। और लिटरेचर सेक्शन में बहुत टाइप के क्वेश्चंस हैं, जैसे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस भी है, और वो स्टेट बेस्ड वाले भी हैं। उस बेसिस पे आपका डिवाइडेड रहता है सारा। रीडिंग सेक्शन जो है वो आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, इस माइंड मैप से आप समझिए थोड़ा सा। तो यहाँ पर अनसीन पैसेज जो है वो आपका सबसे पहले अगर देखते हैं हम, केस बेस अगर आता है, केस बेस मतलब क्या होता है, फैक्चुअल पैसेज, उसमें आएगा आपका फैक्ट्स एंड डेटा रहेगा। मोस्टली ये आपका सेकंड जो क्वेश्चन रहेगा ना पैसेज का, वो रहेगा। इन्फॉर्मेटिव या डिस्क्रिप्टिव इन नेचर, इसमें बहुत सारे डिस्क्रिप्शंस होंगे, बहुत इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहेंगे, और टू द पॉइंट आंसर आपको इसमें लिखना रहेगा। MCQs भी आ सकते हैं इसमें, और 1 लाइनर्स भी आ सकते हैं। यहाँ पर लिटरेरी पैसेज जैसे हम आते हैं, जो कि मैंने बोला फर्स्ट आपका पैसेज लिटरेरी पैसेज हो सकता है। उसमें टेकन फ्रॉम फिक्शन हो सकता है, वो फिक्शन से टेक किया गया हो सकता है वो बायोग्राफी हो, ऑटोबायोग्राफी भी हो सकता है, ट्रेवल और पोयम, कुछ भी हो सकता है आपका फर्स्ट पैसेज, इवन पोयम भी हो सकता है। अब यहाँ पर ये तो हो गया एनालिटिकल इन नेचर। मोस्टली आपको इसमें एनालिसिस करके आंसर लिखना होता है। आपको ऐसा आंसर नहीं लिखना है कि ना पैसेज में पूरी लाइन आपको मिल गई, पूरा आंसर आपको मिल गया, उसको आप डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर रहे हो अपने आंसर शीट में, ये नहीं करना होता है आपको। जो भी आप लिख रहे हो उसको आप, टोन आपका जो रहेगा वो फॉर्मल ही रहेगा, बस उसको एक्सप्लेन थोड़ा सा आपको अपने वे में करना है। पर जो लाइन है, जो मेन कंसेप्ट है उस क्वेश्चन का, और जो जो चीज उसका आंसर है पैसेज में, उसको आपको चेंज नहीं करना है। बस ना उसका जो ग्रामर है, जो उसको ना आपको फ्रेमिंग अच्छे से करके लिखनी है, बात सेम ही रहेगी। टू द पॉइंट आंसर आपको देना है। मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं, और आपका 1 लाइनर भी आ सकता है। डिस्कर्सिव या डिस्क्रिप्टिव पैसेज, मतलब कि इसमें बहुत सारी चीजें रहती है, जो कि ना ओपिनियन और फीडबैक बेस्ड भी रहती है, जिसमें फीडबैक्स भी होते हैं लोगों के। आर्गुमेंटिव या परसुएसिव इन नेचर, ऐसा चीज जिसमें कॉन्ट्राडिक्टरी बहुत चीजें होती हो, वैसा पैसेज भी आपको पूछा जा सकता है। सेम इसमें टू द पॉइंट आंसर भी हो सकते हैं, मल्टीपल चॉइस, 1 लाइनर सब हो सकते हैं। क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स, तो इसमें आप देखिएगा लर्निंग आउटकम्स, यहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, रीजनिंग, इन्फ्लुएंस, सब चीज़ यहाँ पर शो होती है आपकी राइटिंग स्किल्स में। नोटिस में आपको क्या करना रहता है ना, डिसेमिनेटिंग इन्फॉर्मेशन, सिंपल बट फॉर्मल लैंग्वेज, क्लियर एंड ब्रीफ, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देनी होती है, और ये हमेशा 3rd पर्सन में लिखा जाता है। यहाँ पर लेटर टू एडिटर एंड लेटर टू जॉब एप्लीकेशन भी है। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, इसमें डायरेक्ट लैंग्वेज रहता है इसमें, क्योंकि आप अपने एडिटर से डायरेक्ट आप बात कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि कमेंटेटिव, मतलब इसमें आपका पर्सनल जो कमेंट रहेगा, और क्रिटिकल इन नेचर, आप जो चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लेन करते हो वैसा रहता है लेटर टू एडिटर। और सजेशंस भी आप इसमें ऑफर कर सकते हैं अपने। एजुकेशनल वाला जो चीज़ रहता है एप्लीकेशन फॉर जॉब में, उसमें एप्लीकेशन फॉर जॉब जो रहता है उसमें ना पर्सनल इन्फॉर्मेशन रहती है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहता है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो कि हमने देख चुके हैं हम फॉर्मेट्स में, एक्सपीरियंस रहता है, रिलेवेंट स्किल्स रहते हैं। जो आपको रहता है आर्टिकल, उसमें 1 थीम रहता है, थीम एक ही चीज़ है, और पर्सनल जो ओपिनियन है वो आपका रहता है उसमें, लेकिन जैसे मैंने बोला आई का यूज़ नहीं करना है। और क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस रहता है, लाइन से आपको चीज़ें बताते चलनी है, जैसे कि पहले आप फैक्ट्स बता रहे हो, उसके बाद डिटेल्स बता रहे हो, उसके बाद सजेशंस बता रहे हो। ये आपका फॉर्मेट थोड़ा सा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रहना चाहिए। एस्टैब्लिश कॉज एंड इफेक्ट, ऐसा होता है ना कि हम लोग को कुछ चीज़ का कॉज एंड इफेक्ट पता रहता है, अगर ये होगा तो ये होने से ये रिजल्ट आएगा, वही चीज़। उसके बाद शॉर्ट बट इफेक्टिव लैंग्वेज, आपका लैंग्वेज जो रहता है, आपका वोकेबलरी जो रहती है बहुत ही इफेक्टिव होनी चाहिए। प्लस ड्रॉ कंक्लूजन, आपको कंक्लूजन जरूर ड्रॉ करना है आर्टिकल में। रिपोर्ट में आपका फॉर्मल लैंग्वेज रहता है, सिस्टमेटिकल एंड लॉजिकल, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, अब ये 3rd पर्सन में हमेशा लिखा जाता है, और पास्ट टेंस में भी लिखा जाता है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द इवेंट इसमें दी जाती है आपके द्वारा। इन्विटेशन क्या होता है, फॉर्मल भी होता है, इनफॉर्मल भी होता है, इसके बारे में हम ऑलरेडी बहुत सारी डिस्कशन कर चुके हैं। जैसे कि एक चीज़ थी आपकी बायोडेटा, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम रेज्यूमे में। जब भी आपका जो कवरिंग लेटर है, वो ऊपर कवरिंग लेटर आप लिख चुके हो, जैसे कि ना
कंप्यूटर टीचर की रिक्वायरमेंट थी यहाँ पर, ठीक है। दिस इज टू रिस्पॉन्स टू एडवर्टाइजमेंट। आप शुरू ऐसा कर सकते हैं कि दिस इज इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट। ऐसा नहीं करना है आपको कि ना आई सॉ योर एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर, ऐसा नहीं करना, क्योंकि मैंने बोला आई वर्ड का यूज बहुत लिमिटेड रहता है। आप स्टार्ट तो कर रहे हो, अब लास्ट में आप ना बताते हुए ये चीज आप फर्स्ट पर्सन में बता सकते हो कि मेरे पास ये क्वालिफिकेशन है, उसमें आई यूज कर सकते हो। एडिटर वाले में हम नहीं कर सकते थे, पर जॉब एप्लीकेशन में हम, क्योंकि वो हमारा ही जॉब एप्लीकेशन है, हमारा ही कवरिंग लेटर है, तो हम इसमें आई वर्ड का यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो पर्सनल हमारे लिए लिखा जा रहा है। एडिटर में ऐसा था ना, हम कंक्लूडिवली ना सबके लिए लिख रहे हैं। स्टार्ट करने का तरीका ये है ना, दिस इज इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट इन टाइम्स ऑफ इंडिया। कोई भी न्यूज़पेपर का नाम लिख लीजिए, कौन सा डेट था, ये हम बताना जरूरी नहीं है, पर ये बताने से इफेक्टिवनेस थोड़ी दिखती है कि आप इस डेट में वो एडवर्टाइजमेंट देखे थे। ऐसा रहेगा ना उनको कि आप उनकी तरफ इंटरेस्टेड हो, उस कंपनी की तरफ, और प्लस ना आप उन कंपनी को वैल्यू करते हो, इसलिए आप ना सारी चीजें ना उनका ना रिकॉर्ड करके रखे हो कि इस डेट पे एडवर्टाइजमेंट आपने देखी है उनकी। फॉर दी पोस्ट, जो भी पोस्ट रहेगा आपको ऐसे मेंशन करने की फॉर दी पोस्ट, किस चीज के लिए वो एडवर्टाइजमेंट थी, फॉर दी पोस्ट ऑफ डैश आपको लिखना है, जो भी चीज की एडवर्टाइजमेंट थी। आई पोजेस एसेंशियल रिक्विजिट्स फॉर दी अफोरमेंशन पोस्ट। अफोरमेंशन पोस्ट मतलब वो पोस्ट के लिए मेरे पास अप्रोप्रिएट स्किल सेट है, ऐसा आप बता रहे हैं। एंड आई विश टू ऑफर माय कैंडिडेचर फॉर सेम। कैंडिडेचर मतलब क्या होता है पता है आपको? कैंडिडेचर मतलब होता है कि अपना जो है आप ऑफर कर रहे हो, अपनी जो स्किल सेट है, अपना जो ना क्वालिटीज है एज अ पर्सन, आप उनको ऑफर कर रहे हो, आप ताकि आपको हायर कर लिया जाए। आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंस। आपको ऐसा लिखना है ना कि मान लेते सॉफ्टवेयर इंजीनियर का कोई पोस्ट था, उसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो आपके किस चीज पे ग्रेजुएट होने चाहिए, कंप्यूटर साइंस में। आपको एक्सपीरियंस कितने का है, आप नॉर्मल सा बताओगे। बायोडेटा में तो आप पूरा चीज बताओगे, इसमें नॉर्मल सा बताओगे। आई एम एन हार्ड वर्किंग एंड ऑनेस्ट पर्सन, ये आपको खुद की कुछ पर्सनल क्वालिटीज बतानी है। उसके बाद आप स्किल्स बता सकते हो कि आपको क्या क्या अच्छे से आता है, आपको ना वेबसाइट डिजाइनिंग आती है, आपको ना एप्स बनाना आता है, सारी चीज आप मेंशन करिए जो भी पोस्ट से रिलेटेड है। अब यहाँ पर आई एश्योर यू डेट आई शॉल प्रूफ, आई एश्योर यू डेट आई शैल प्रूव टू एन एसेट टू योर स्कूल, या जो भी स्कूल है, जो भी कॉलेज इंस्टीट्यूशन है, उसमें आपको ऐसा मेंशन करना है कुछ जिससे वो लोग इंप्रेस हो जाए कि आई शैल प्रूव टू बी एन एसेट। ये इसलिए यूज हुआ है कि मैं स्कूल को कुछ अपने तरफ से अच्छा वैल्यू प्रोवाइड कर पाऊंगी, इसलिए यूज हुआ है। आई एम एनक्लोजिंग, यहाँ पर लिखा है आई एम एनक्लोजिंग रेज्यूमे फॉर योर पेरुजल। पेरुजल मतलब होता है आपकी असिस्टेंस के लिए मैं अपना रेज्यूमे जो है, बायोडेटा जो है, उसमें एनक्लोज कर रही हूँ। लास्ट में यहाँ पर लिखना है थैंक यू योर सिंसियरली, आपका फुल नेम जो रहेगा उसमें क्वेश्चन में दिया रहेगा ENCL, उसमें आपको लिखना है। ENCL मतलब होता है एनक्लोजर, मतलब कि रेज्यूमे भी हो सकता है, बायोडेटा भी हो सकता है, CV भी हो सकता है, और लेटर जो है सब में सेम ही बनेगा। जो भी क्वालिफिकेशंस थी आप उसमें मेंशन कर रहे हो, बस शॉर्ट में मेंशन कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर आपने नेम लिखा है, मदर्स नेम, फादर्स नेम, जैसे मैंने बताया था, और एड्रेस आप फुल नेम एड्रेस लिख रहे हो, थोड़ा सा इसको शॉर्ट वे में चलना है। इंडेंटेशन आप देख रहे होगे, ये सारी चीजें तो लिखी है, ये चीज यहाँ से ही शुरू हुई है, तो ये थोड़ा सा फॉर्मेट थोड़ा अच्छा शो करेगा आपको। मान लेते हैं ना, आप क्या कर रहे थे, आपने यहाँ नेम लिखे, यहाँ से ना नेम लिखना शुरू कर रहे हो, यहाँ से मदर्स नेम, तो ये थोड़ा सा ना इंडेंटेशन का इशू आएगा आपका, इसलिए आप क्या करिए, पूरा पहले हेडिंग्स डाल दीजिए, हेडिंग्स, और साथ में फिर ये सारी चीजें एक इंडेंटेशन में लिख लीजिए पूरा। ईमेल एड्रेस नहीं दिया रहेगा आपको क्वेश्चन में, आपको खुद से बना के लिखना है, और फोन नंबर आपको पूरा नहीं लिखना है, जैसे मैंने बताया लास्ट के 3-4 जो वो है नंबर से आपको क्रॉस कर देने हैं। आपका एज लिखना है या डेट ऑफ बर्थ लिखना है, आप कुछ भी एक चीज भी लिख सकते हैं, दोनों भी लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। मैरिटल स्टेटस आपको मेंशन करना है जब आप रेज्यूमे बना रहे हैं, और जैसे कि मैरिड रहेंगे तो मैरिड या सिंगल, यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी रहेगी ऐसे बॉक्स पे, जो कि अच्छा शो करता है कोई क्लास। आप ना इसको ना असेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे, 10th हो गया, 12th हो गया, फिर उसके बाद का कॉलेज आपका हो गया, उसके बाद हो गया पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपका है तो आप ये लिखेंगे, कौन से बोर्ड यूनिवर्सिटी से आपने किया था, ये सारा मेंशन है। CBSE ICSE कुछ भी हो सकता है, कोई भी बोर्ड हो सकता है, प्लस आपका परसेंटेज कितना आपने उसमें एक्वायर किया था वो परसेंटेज। आपकी एडिशनल क्वालिफिकेशंस आपके हो सकते हैं, जो सर्टिफिकेशन, डिप्लोमा, अगर आपकी स्किल है जो आपको आती है, वो सारी चीज़ आप इसमें लिख देंगे। अदर फील्ड्स ऑफ इंटरेस्ट, आपका ना हॉबी, ये अदर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट का बोल रहा है हॉबी। और लैंग्वेजेस नो, जैसे मैंने बताया क्वेश्चन में एडवर्टाइजमेंट में अगर दिया है ये लैंग्वेज उसको आनी ही चाहिए, तो आप उसको लिख दीजिए पूरा। और जॉब एक्सपीरियंस आपका जैसे कि 5 ईयर कभी रह चुका है कहीं जॉब एक्सपीरियंस, तो आप वो लिख देंगे। नहीं है एक्सपीरियंस तो नो एक्सपीरियंस में लिख सकते हैं। रेफरेंसेस, जैसे मैंने बोला कि कोई पर पोस्ट के हेड को आपको रेफरेंस देना है, यहाँ पर आपका नेम लिख दिया,
और यहाँ पर साइन कर दीजिए। तो नेम और साइन से खत्म हो जाता है रेज्यूमे, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं करिकुलम वाइटे, मतलब कि CV, PNCL करिकुलम वाइटे आपको लिखना है यहाँ पर। पहले हम लिखे थे रेज्यूमे, इसके बाद सेम वो चीजें आप लिखेंगे, नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, सारी चीज सेम थी जैसे पहले हम लोग लिखे, बस इसमें एकेडमिक क्वालिफिकेशन आ गए, एक्सपीरियंस जो बहुत अच्छे से डिटेल वे में आपको बनानी है। जैसे मैंने बोला था CV में बहुत डिटेल में मेंशन किया जाता है सारा चीज, और रेज्यूमे में बहुत शॉर्ट में मेंशन किया जाता है, बाकी कोई एक्स्ट्रा डिफरेंस नहीं होता है इनमें। अब आ जाते हैं हमारे प्रेजेंटेशन टेक्निक्स पे कि आप पेपर को प्रेजेंट कैसे करेंगे। सबसे पहले रीडिंग सेक्शन आप लिख रहे हैं जैसे अटेंड करना है, तो रीडिंग सेक्शन जो होती है आपकी, फर्स्ट में ऐसा होता है ना कि हम सारा जो पैसेज है, दोनों पैसेज है, उसके आंसर्स आप अगर लिख पा रहे थे पहले ही वे में, आपको ना जैसे कि मान लेते 10 क्वेश्चंस में से आपको 5 बन रहे थे, 5 नहीं बन रहे, तो आप 5 क्वेश्चन अटेंड कर लीजिए, उसके बाद स्पेस छोड़ दीजिए जितना भी आपका बचा है। ऐसा नहीं कि आप लास्ट में उस चीज़ को ना रीडिंग सेक्शन मान के ना रीडिंग सेक्शन का हेडिंग डाल के लास्ट में वो अटेंड कर रहे हो, वो बहुत होच-पोच रहेगा। उससे अच्छा बेटर वे ये है, रीडिंग सेक्शन का हेडिंग डाल लिया अपन, सारे जो नंबरिंग थी 1 to 10 या 1 to 9 जितने भी आपके क्वेश्चन आए हैं उस हिसाब से आपने नंबरिंग कर लिए है, जितना लाइन छोड़ना था आपने छोड़ दिया है। MCQ है तो 1 लाइन है, अगर कोई ऐसा आंसर है जिसको डिस्क्रिप्टिव वे में आपको लिखना है तो 2 लाइन्स आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपने जितना आता था आपने अटेंड कर लिया है। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट आपका रीडिंग सेक्शन का फर्स्ट ट्राई खत्म हो चुका है, जितना नहीं आता था आपको वहीं आप लीव करके आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। दोनों पैसेज जैसे ही आपका हो जाता है, आपको हर एक पैसेज के बाद, जैसे कि एक पैसेज फर्स्ट पैसेज आपका फर्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गया है, तो नेक्स्ट पैसेज में जाने के लिए आपको जितना पार्ट बचा था उस पेज का उसको छोड़ के फिर नेक्स्ट फ्रेश न्यू पेज से आपको न्यू पैसेज जो है वो स्टार्ट करना है। उसके बाद हम आते हैं कि ना क्रिएटिव आपका राइटिंग स्किल्स, आपका दोनों पैसेज हो गया, फर्स्ट ट्राई में आपका जितना भी आपने आता था आपने कर दिया। अब राइटिंग स्किल्स में आपको जाना है। क्या होता है ना, हमारी जो क्रिएटिविटी है वो सबसे पहले ना बहुत स्लो में रहेगी, क्योंकि सबसे पहले हम बहुत डरे हुए रहेंगे क्वेश्चन में, और सबसे पहले अब हमारा अगर बोर्ड्स पेपर फर्स्ट ही है तो हम पैनिक भी हो सकते हैं। उसलिए ये ज़रूरी है कि आप फर्स्ट ट्राई पहले ही रीडिंग सेक्शन को दे दीजिए, क्योंकि वो चीज़ ऐसी है जो आप ऑलरेडी पढ़े नहीं हो, अगर उस चीज़ को आप लास्ट में अटेंड करते हो ना रीडिंग सेक्शन को, तो क्या हो सकता है ना उस टाइम आपका दिमाग उसके अच्छे से काम ना करे, उतना अच्छा अपना शार्प वे में कॉन्फिडेंस वे में वो चीज़ अटेम्प्ट ना कर पाओ। ये हो सकता है आपका ना माइंड जो है उसमें लगे ही ना। तो अटेम्प्ट करने का तरीका यही है कि आप फर्स्ट ट्राई में सबसे पहले आंसर पैसेज आप कर चुके हो, अब क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स में आप जब जा रहे हो तो आपका सेंटर ऑफ जो टाइम रहेगा एग्जाम का वो चल रहा होगा, तब आप काम डाउन होकर अच्छे से पेपर में लिख सकते हैं जो भी आपका क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स था। उसमें क्या होता है ना, जो आपका जैसे कि नोटिस मान लेते हैं, नोटिस आपने एक पेज में लिखा है, सेम वैसा एक एक पेज आप यूज करेंगे। नोटिस 1 पेज में, आर्टिकल राइटिंग 1 पेज, फिर हो गया आपका रिपोर्ट राइटिंग, जैसे भी आप अटेम्प्ट कर रहे हैं इन्विटेशन राइटिंग, एक पेज में एक ही क्वेश्चन करिएगा, उससे ऐसा नीटनेस शो होगा आपका। उसके बाद जब आप लिटरेचर सेक्शन में जाते हैं, अगर लिटरेचर में 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आप उसमें बुलेट पॉइंट्स नहीं लिखेंगे। अब आ जाते हैं कि एक्सट्रैक्ट बेस्ड है, तो एक्सट्रैक्ट बेस्ड में मोस्टली MCQs आते हैं या 1 लाइनर्स आते हैं, तो आपको उतने ही वे में आंसर करना है, ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन करना है उसको। अब आते हैं 5 मार्कर क्वेश्चन में, जो आपको रहता है 100 वर्ड्स या 120 वर्ड्स में आपको जो लिखना रहता है। उसमें आप क्या कर सकते हैं ना, लेसन का नाम लिख दिया, आप राइटर का नाम लिख दिया, उसके बाद क्वेश्चन को आप शॉर्ट में लिख दिए। जैसे कि ना 2 क्वेश्चन आपको दिए रहेंगे, उसमें फ्लेमिंगो के अलग, विस्टर्स के अलग रहेंगे, 2 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से आपको एक अटेम्प्ट करना रहेगा। इसमें आप ना क्वेश्चन कैसे बताएंगे कि आप कौन सा अटेम्प्ट कर रहे हैं, या तो हो सकता है ना क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ आ जाए कि A और B, क्वेश्चन नंबर जैसे कि मान लेते हैं 12 है, A एंड B दिया है, तो आप आसानी से उसको मेंशन कर सकते हैं। इन केस आपको ऐसा है ना कि टाइम बहुत अच्छे से आपके पास रिमेनिंग भी है लिटरेचर के लिए, आप आराम से उसको एक्सप्लेन कर दीजिए कि क्वेश्चन कौन सा था। मान लेते क्वेश्चन बहुत बड़ा है, तो मान लेते ये क्वेश्चन था आपका, ये क्वेश्चन था, इसके बाद आप डॉट 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 कर सकते हैं, लास्ट का जो लाइन था वो लिख सकते हैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए कि आपने कौन सा चॉइस ऑप्ट किया है। उसके बाद आप आंसर स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ से जो मेन चीजें थी, मेन की पॉइंट्स थे आंसर की, उसको आप अंडरलाइन कर दीजिए यहाँ पर, और सारा चीज जैसे कि 2-3 पैराग्राफ में आपको लिखना है। आप 2-3 पैराग्राफ में आराम से पॉइंटर्स भी बना सकते हैं, 5 मार्कर्स में आप आराम से लिख सकते हैं। 100 या 120 वर्ड्स में आपको लिखना होता है अच्छे से इसको। कुछ ऐसी बातें जो आपको ध्यान रखनी होगी क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करते टाइम। तो सबसे पहले ट्राई नॉट टू लीव एनी क्वेश्चन ब्लैंक, मतलब कि आपको कोई भी क्वेश्चन को ब्लैंक नहीं छोड़ना है, ये ट्राई करना है। क्या होता है जब रीडिंग सेक्शन होता है ना, तो हम लोग उस चीज़ में डर के वो चीज़ अटेम्प्ट नहीं करते हैं या फिर छोड़ देते हैं। वो आपको नहीं करना है, क्योंकि CBSE में माइनस मार्किंग का कोई रूल नहीं है। तो आपको क्या करना है, कुछ ना कुछ उसमें आंसर अटेम्प्ट करके लिखना होगा। उसके बाद आप देखिए, डू नॉट ओवर एक्सप्लेन दी थिंग्स, जैसे कि हमने देखा ये फॉर्मेट में कि ओवर एक्सप्लेन नहीं करना होता है, नहीं तो आपके वर्ड लिमिट जो है उससे एक्सीड हो जाएगा सारी चीज़, ठीक है।
कंटिन्यूअसली वॉच टाइमिंग्स, क्योंकि आपको ना टाइमिंग का बहुत ख्याल रखना होगा। सबसे पहले अगर आप रीडिंग सेशन का ट्राई दे रहे हैं, उसके बाद हो सकता है ना आप ना पूरा राइटिंग सेक्शन कवर कर लिए, फिर आ गए आप लिटरेचर सेक्शन में। पूरा लिटरेचर के सारे आंसर जब एक बार हो जाए, उसके बाद आप जाइए वापस रीडिंग सेक्शन में। उसमें आप देखिएगा कि कौन सी चीजें आपने ना छोड़ी थी, कौन सा क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा था। अब शांत दिमाग से आप उसको बना सकते हैं, क्योंकि अब कोई चीज रिमेनिंग भी नहीं है, प्लस ऐसा है कि आपका पूरा पेपर बन चुका है, तो आराम से आप जो बचा है उसको आप फोकस करके बना सकते हैं। इवन इससे ये भी हो जाएगा कि आपको जो नहीं आ रहा था, जो आंसर पहले नहीं बन रहा था, वो अब बनने लगेगा। ये चीज होगा। तो आपको रीडिंग सेक्शन को हमेशा 2 ट्राइज देनी है। इसके बाद भी हो सकता है कि अगर आपका राइटिंग सेक्शन कुछ बच गया था, राइटिंग स्किल्स का कुछ पार्ट बच गया था, उसको आप कवर कर लीजिए। टोटल आपको कितने टाइम देने चाहिए एक एक सेक्शन में, ये आपके ऊपर है। हो सकता है कि आपको ना क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स काफी अच्छे से बन जाता है इजीली, तो आप उसको आराम से ना जल्दी भी उसको बना के खत्म कर सकते हैं। मोस्टली आपको कितना टाइम लगेगा, उसको आपको ना करने में हाफ एन आवर या 45 मिनट्स लग सकते हैं। तो आप टाइम टेबल जो है उसका टाइम को कितना यूटिलाइज करना है वो आपके ऊपर है। बस एक बार सैंपल पेपर जब आप सॉल्व कर रहे हैं, प्लीज उसमें टाइमर लगा लीजिए, और जैसे मैंने बोला वैसे ही अटेम्प्ट करिएगा। पहले रीडिंग सेक्शन, फिर राइटिंग, फिर लिटरेचर। आप देखते जाइए कि आपको कितना अच्छा टाइम आपको यूटिलाइज हो रहा है, किस चीज को करने से पहले यूटिलाइज हो रहा है। मान लेते हैं ना आप लिटरेचर में काफी अच्छे हो, पर आपको ना पैसेज में हमेशा प्रॉब्लम आती है। आपने सैंपल पेपर सॉल्व कर लिए 2-3, उसमें आपको पता चला कि सैंपल पेपर सॉल्व करते वक्त आपका रीडिंग सेक्शन में बहुत टाइम जाता है और आपको बहुत ही हार्ड लगता है। आप ऐसा कर सकते हैं जरूर कि आप लिटरेचर सेक्शन को पहले दिखा रहे हैं उसमें, क्योंकि आपको आता है अच्छे से, तो आप ना रीडिंग सेक्शन को ना बाद में अटेम्प्ट कर लीजिए, लास्ट में लिटरेचर को पहले कर लीजिए। ये आप कर सकते हैं, लेकिन तभी करिएगा जब आपका लिटरेचर सेक्शन इतना स्ट्रांग हो और इतना अच्छा हो कि आपको ना सारी चीजें आती हो, और रीडिंग टाइम के लिए, रीडिंग सेक्शन के लिए आपके पास एक्स्ट्रा अच्छे से ना टाइम बचे, प्लस ना उस चीज को ना स्ट्रेटेजिकली आपको कैसे प्रूव करना है वो आप जानते हो। अगर ऐसा नहीं है, आप अगर ऐसा नहीं जानते हो, तो फिर आप क्या करोगे, रीडिंग सेक्शन से ही स्टार्ट करोगे। क्योंकि रीडिंग सेक्शन से स्टार्ट करने वाले पैटर्न में मैंने बताया कि 2 ट्राइज आपको आराम से मिल जाएंगे, प्लस आपके पास टाइम और जो क्रिएटिविटी स्किल सेट है वो मेंटेन रहेगी आपकी, प्लस आप डरोगे नहीं क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करते टाइम। तो ये बहुत ही बेसिक अच्छा तरीका होगा कि रीडिंग सेक्शन, फिर राइटिंग, फिर लिटरेचर। और ज़्यादा टाइपिंग एरर्स नहीं करनी है, जो कट करते हैं अपन उसको नीटली कट करना है इनकेस गलत हो गया कुछ। और जो गुड हैंड राइटिंग, आपको ना मेनली हैंड राइटिंग अच्छी बनानी है आपकी, और डू नॉट एक्सपेंड दी आंसर्स अननेसेसरली। कोई भी आंसर हो जाए, 2 मार्क्स का हो जाए, 3 मार्क्स का हो जाए, कितने भी मार्क्स का रहे, वो अननेसेसरली आपको एक्सपेंड नहीं करना है, अननेसेसरी डिटेल्स उसमें नहीं डालनी है। समरी आपको अगर नहीं पूछेगी तो आप समरी भी लिख देते कई बार, वो भी गलती नहीं करनी है यहाँ पर, क्योंकि उससे क्या होगा ना, जो वर्ड लिमिट है वो एक्सीड हो जाएगी, प्लस आपका जो एफर्ट है वो अलग क्वेश्चन में लगने की जगह आप उसी क्वेश्चन को पूरा बड़ा करने में लगा दोगे, जो वर्ड लिमिट से भी बाहर हो जाएगी, प्लस जो पॉइंट पूछा गया है वो भी आप मिस कर जाओगे। उसके बाद पर्सनल व्यूज जो होगा, अगर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि राइट योर पर्सनल व्यूज, अगर क्वेश्चन लिटरेचर सेक्शन में ऐसा ही बोला जा रहा है कि आप इस जो चैप्टर है उससे क्या सीखते हो, पर्सनल व्यूज आपको बतानी है, तो भी उसमें आप बताओगे, वरना आप नहीं बताओगे। कोई भी क्वेश्चन में आप पर्सनल व्यूज नहीं डालोगे, पूरे चैप्टर का ही आप व्यू डालोगे उस पर। और अंडरलाइन करना आपको इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को, आंसर्स में जो भी कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है उसको आपको अंडरलाइन करना रहेगा। राइटिंग सेक्शन में आइडियाज फॉर्म करने के लिए आप लास्ट पेज में, जैसे कि मैंने बताया था, आप पूरा लिख लीजिए क्या क्या फैक्चुअल डेटा थी, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, फिर उसको आप फ्रेम करके एक्चुअल पैटर्न में डिस्कस कर लीजिए। नहीं तो ऐसा होगा ना, आप कुछ चीजें मिस कर जाओगे और बाद में वो चीज आपको याद आएगी, वो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि आप पूरा पे कट करेंगे तो फिर वो भी अलग से दिखेगा आपके आंसर शीट में, वो चीज खराब दिखेगी। अब प्रॉपर रेस्ट जो है आपको एग्जाम के पहले लेनी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका एग्जाम के पहले जो रेस्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट, क्रूशियल रहता है एग्जाम वाले दिन के लिए। उस दिन आपको बहुत काम डाउन होकर पेपर को अटेम्प्ट करना रहेगा। बस इसके साथ ही मैं ये वाली जो PDF है सारा जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में इसमें ऐड कर दूंगी, आप इसको आराम से पढ़ भी सकते हैं। प्लस आपका पेपर हैंडलिंग पैटर्न इसमें अच्छे से बताया गया इस वीडियो में, और कि आपको ना फॉर्मेट्स कैसे यूज़ करने हैं, फॉर्मेट्स में ना कैसी लैंग्वेज यूज़ करनी है, ये सारा चीज़ अच्छे से आप पढ़ चुके हो। और इसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, वो सॉल्व कर दिया जाएगा आपका जो भी क्वेरीज हैं।